वो सब एक दिन मेरा होगा, कभी भी तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। जैसे मेरी माँ ने तुम्हारी माँ की खुशियां छीनी थी वैसे ही मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। देविका जी भर कामना को थोड़ा दूर करके प्रेम का हाथ मरोड़ते हुए कहती है, ये धमकियां किसी और को देना, तुम जैसी हमारी जिंदगी में बहुत आए, और रही बात इसकी तो इसकी तरफ आंख उठाकर भी अच्छी ना तो तुम्हारा वो हाल करूंगी। जिंदगी में कभी भी किसी से पंगा लेने के बारे में नहीं सोचोगी, समझ में आए? आज के बाद तुमने मेरी छोटी बहन को अपनी गंदी नजरों से देखा, यह उसकी जीवन में गांधी नजर डाली तो इन आंखों को ही नच लूंगी। प्रेम पर पटकते हुए गुस्से से अग्रवाल को देखकर वहां से एक पल बिना रुके हुए चली जाती है। वही देविका जी कामना की तरफ देखती है जो आंखों में आंसू के लिए उन्हें देख रही थी। देविका जी बोलते हैं, बात बात पर यह इमोशनल होना बंद करो, थोड़ा मजबूत और स्टैंड बनाना। कोई तुम्हारी जिंदगी में आएगा और जिंदगी को तबाह करके चला जाएगा। जब तुम अपने कदम एक आगे बढ़ाओगी तो हमेशा अपनी बहन को अपने साथ पाओगी। यह सुनते ही कामना देविका जी के गले लगते हुए कहती है, थैंक्स थी। तो देविका जी मुस्कुराते हुए कहती है, कभी अपनी बड़ी बहन को थैंक्स नहीं कहते। देवेंद्र जी बोलते हैं, अगर तुम दोनों बहनों का मेल विलाप हो गया हो तो गृह प्रवेश कर लो, वरना मेरा दोस्त यहीं पर खड़े खड़े बुधा हो जाएगा। देवेंद्र जी को घुटते हुए जितेंद्र जी बोलते हैं, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है, और बुध किसे बोला? वहीं दूसरी तरफ जंगल के आदिवासी इलाके में आशी आदर्श को घुटती रहती है। वही आदर्श बिना आशी को पानी पिला देता है। वही आशी कहते हैं, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आदर्श कहता है, वैसे इस तरह गुस्से में घूम के देखने पर तुम्हारे मुझे कुछ कुछ होता है। यहाँ पर दिल की तरफ इशारा करते हुए कहता है आदर्श। आशी मुस्कुराते हुए अपनी उंगली आदर्श के दिल की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, मुझे पता है क्या हो रहा है। आदर्श एक साइड होते हुए कहता है, क्या हो रहा है, मुझे बताओ ना जरा। आशी रहती है मुस्कुराते हुए, फिर अचानक से धक्का देकर, तुम्हारे दिल को दौड़ा पड़ रहा है। आदर्श मुफ्फुलात से कहता है, मैं यहाँ मॉल को रोमांटिक करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम माहौल को इतना ज्यादा भयंकर क्यों कर रही हो? कुछ रोमांटिक बोलना चाहिए था ना, तुम तो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो। आशी गुस्से से आदर्श की तरफ देखकर कहती है, सब आपकी ही मेहरबानी है। आदर्श ये सुनकर अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लेता है, उसके दिल में तुरंत ही होती है आशी की बटनों को सुनकर। आदर्श आशी के हाथों को खींच अपने सीने से उसके साइन को बिल्कुल चिपकाते हुए खुद के बाहों में मजबूती से पड़ते हुए कहता है, सही काम मेहरबानी मेरी है तो इसे ठीक भी मैं ही करूंगा, वापस से तुम्हें पहले जैसा करूं। मस्ती खेलते मुस्कुराती आशी वापस चाहिए मुझे मेरी। आशी गुस्से से कहती है, इस जन्म में वो होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं। ये सुनते ही आदर्श मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम्हारे दिल पर मेरे लिए कुछ नहीं तो इन लोगों से मुझे ढूंढने को क्यों कहा? ऊपर से ये भी सख्त हिदायत दी कि मेरे बारे में किसी को पता ना चले। इतनी चिंता होते हुए भी ये दिखावा क्यों कर रही हो कि मुझे बहुत ज्यादा नफरत करती हो? आखिर इस नाटक की वजह क्या है? क्योंकि जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम एक बार जिसे प्यार करते हो उसको आखिरी दम तक जाती हो। तुम ऐसी नहीं कि एक बार प्यार कर लो और उसके नफरत के लिए ही किसी दूसरे का दिल तोड़ो। जिस आशी को मैं जानता हूं वह कभी भी मेरे हाथ से पानी नहीं पीती, चाहे उसको कुछ भी हो जाता तो भी। मगर तुमने बिना मुझ पर कुछ करे ही मेरे हाथ से पानी पर, भले ही मैंने और जबरदस्ती की, मगर तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर ले ये तो इम्पॉसिबल है। ये सुनते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं आशिक के। वह आदर्श को देखते हुए कहती है, ये तुमने गलत कहा, मेरे साथ जबरदस्ती करना इम्पॉसिबल कहाँ है? उसे रात किया तो था तुमने, जिस वजह से आज मेरे अंदर जरा भी इमोशन नहीं है, जो है वो बस बदली के लिए ही है। उसे आशी ने तो अपना दम इसी रात तोड़ दिया था जिस रात किसी ने उसके दिल को तोड़ा था। आदर्श आशिक को कस के अपने सीने से लगते उसके सर को सहलाता है और कहता है, मैं जानता हूं मैं उसे रात बहुत गलत किया, मगर जो भी किया वह मजबूरी थी मेरी, मैं अपने होश में नहीं था। यह नहीं कहा रहा मैंने जो किया वो सही था, मगर जो किया वो गलत था, जिसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मगर जिस तरह से तुम खुद को दर्द देकर मुझे सजा दे रही हो वो मुझे मंजूर नहीं। अगर तुम मेरी जान भी ले लो तब भी मैं हंस के दे दूंगा। आशी मुस्कुराते हुए कहती है, कितना आसान है ना ये झूठे वादे करना, मगर जब निभाने की बारी आती है तब सब पीछे है जाते हैं। आदर्श आशिक कर अपने सीने से निकाल उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आदर्श रघुवंशी कभी भी अपने वादे से पीछे नहीं हटा। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो तुम आजमा सकती हो। उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम सिद्धार्थ के बारे में सारा सच जानती थी तब भी तुमने उससे शादी किया, क्यों कहूँ शादी का नाटक किया, किस लिए? सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए। अगर तुम नफरत में इतना कर सकती हो तो मेरे प्यार के लिए मुझे एक मौका नहीं दे सकती? आशी गुस्से से कहती है, किसी की बातें छुपाकर सुना गलत बात है मिस्टर आदर्श रघुवंशी। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपने उसे रात मेरी और मिस्टर अग्रवाल की बातें सुन ली थी, मगर इसका यह मतलब नहीं कि आप उसे बटनों को सच मान ली। यह भी हो सकता है कि मैं आपको बस दिखावे के लिए वह बातें सुना रही हूँ।
आदर्श मुस्कुराते हुए कहते हैं अगर वह दिखाए था तो मुझे मंजूर है, क्योंकि इस दिखावे में मुझे वो सुकून मिला जो मुझे कभी नहीं मिला था। तुम्हारे इस दिखावे से मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और जुनून दोनों ही बढ़ गए। अब कोई भी हद पार क्यों ना करनी पड़े, मैं तुम्हें सही सलामत हूँ अपने पास लाकर रहूंगा। मियर हॉट ब्रोकन वाइफ आशी आदर्श को देखकर बोलते हैं यह आपकी गलतफहमी है मिस्टर आदर्श रघुवंशी, क्योंकि आपने वो कहावत नहीं सुनी, जब प्रश्न में गांठ बन जाए तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। जब सीसा तोड़ने के बाद भी उसे जोड़ा जाए तो उसमें भी निशान लिखते हैं। आदर्श मुस्कुराते हुए कहता अगर उसे सही से किया जाए तो वह निशान भी मिटते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में सर किसी तरह खुद को संभालते हुए मंदिर में पूजा करने की तरफ ध्यान दे रही थी। उसे यहां आकर थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी, पता नहीं किस तरह खुद को कंट्रोल करते हुए सारा ध्यान सामने लगा रही थी कि तभी एक बॉडीगार्ड सर के पास आते हुए कहता है कि सर आपको लेने आ रहे हैं। मैं यही सुनते ही सारा की सिटी पिटी कल हो गई थी। सर मान में भगवान की तरफ देखते हुए बोलते हैं लगता है आपने मुझे बदला लिया है, आपकी पूजा ना करने को लगता है आप मुझे नास्तिक से आस्तिक बनाने पर तुले हुए हैं। तो सॉरी इस काम के लिए, तो अब मुझे आज तक भी बनाए पड़े तो मंजूर है, मगर किसी तरह इस ड्रैकुला से बच्चा अगर उसे पता चल गया ना उसकी पत्नी की जगह मैं हूं तो वह मुझे सच में ही परलोक पहुंचा देगा। सर बॉडीगार्ड को देखते हैं जो सर झुकाते हुए नीचे देख रहा था। सिद्धार्थ ने सभी बॉडीगार्ड को आशी को देखने से माना किया हुआ था और कोई भी सिद्धार्थ की बातों को ना मानकर अपनी मौत को नहीं बुलाना चाहता था। सर बॉडीगार्ड से कहती है ये पूजा का सामान लेकर गाड़ी में रखो, हम नीचे चलते हैं, जब तक तुम्हारे सरे रहे हैं तब तक ये सारा सामान गाड़ी में रखवा दो। ये कहकर अपने कानों में ब्लूटूथ लगा हुआ सर कॉल करती है। आशिक को कॉल ना उठाता देख सर्रा झालाई जाती है और कुछ सोचे लगते हैं, तभी उसे एक आइडिया आता है। सामने सीधी दिखती है, वो उसके ऊपर से धीरे धीरे चलते हुए नीचे जा रही थी फोन में कुछ करते हुए कि तभी अचानक से वह अपने पैरों को मोड़ते हुए सीधीआई पर से गिरते हुए 7 से 8 सीधी सीधा नीचे आती है जमीन पर। यह देखकर बॉडीगार्ड की सांस हलक में अटक जाती है। एक बॉडीगार्ड फीमेल जल्दी सी सर के पास आता है और उसे ले जाते हुए गाड़ी में बैठता है। सर दर्द चिल्लाते हुए कहते आए मेरा पर अब बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो तुम लोग, मुझे जल्दी सी डॉक्टर के पास ले चलो। वही सारा को इस हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां सारा को यहां ले मंदिर के लिए लेकर आए थे। वही सर्रा रास्ते में आशी को सिग्नल भेज देती है कि वो मुसीबत में पड़ गई है। वही आशी जो आदर्श की बातों को सुन कुछ जवाब देने को होती है, तभी उसके फोन में रेड लाइट चलती है जिसे देखकर उसकी बहें आपस में सुडोकू जाती है और वह आदर्श की तरफ देखकर कहती है अभी तुमसे बकवास करने के मूड में नहीं हूं, तुम्हारी बातों का जवाब देना मैं अब जरूरी नहीं समझती और तुम यहां से हिंदी की कोशिश भी मत करना, समझ में आई बात, और जाने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वही बॉडीगार्ड जल्दी से सारा को हॉस्पिटल एडमिट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ सीधा हॉस्पिटल आने के लिए ही निकलता है कि तभी उसे फोन आता है। वो फोन उठाकर जैसे ही कानों पर लगता है गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती है। क्या सर का सच ए जाएगा सिद्धार्थ के सामने या आशी चढ़ेगा सिद्धार्थ के गुस्से की बाली? आदर्श आशी के जख्मों को भरकर क्या एक नए रिश्ते की शुरुआत कर पाएंगे दोनों? कैसा होगा देवेंद्र जी देविका का रिश्ता और कैसी होगी जितेंद्र जी और कामना की जिंदगी की शुरुआत? CH92 सिद्धार्थ की फिक्र, शादी फिक्स, साजिश वानी की। बॉडीगार्ड का हेड सिद्धार्थ को फोन करता है। दूसरी तरफ से सिद्धार्थ फोन उठाता है तो सिद्धार्थ का बॉडीगार्ड डरते हुए कहता है सर मैं सीढ़ियों से गिर गई है, उन्हें चोट लगी है, उन्हें दर्द हो रहा है, हम उन्हें अस्पताल लेकर आए हैं। ये सुनते ही सिद्धार्थ की आंखों में घुसासा आ जाता है। वो बॉडीगार्ड पर चिल्लाते हुए कहता है तुम लोग क्या कर रहे थे? जो मेरी आशी को चोट लगा गई, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम लोग अपनी खैरात सोच लेना, क्या करूंगा मैं तुम्हारे साथ। मुझे उसे अस्पताल में बेस्ट टीम चाहिए डॉक्टरों की अपनी बीवी के लिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा उसे अस्पताल के दिन को। वही सारा डरते हुए अपने हॉस्पिटल के बोर्ड में बैठी हुई थी। डॉक्टर उसके पैरों का चेकअप करने के लिए आने वाले थे और यहाँ पर आशी का कोई आता पता नहीं था। इधर सारा की पूरी तरह बंदरबाजी हुई थी। वही सिद्धार्थ हॉस्पिटल गेट तक पहुंच चुका था। वही उसका बॉडीगार्ड का हेड उसे रिसीव करने के लिए नीचे आता है और सर झुकाते हुए ग्रीट करता है। सर झुकाने के बाद वह सिद्धार्थ को देखा है तो एक पल के लिए डर जाता है क्योंकि सिद्धार्थ की आंख की गुस्से से लाल हो रखी थी। सिद्धार्थ गुस्से से कहता कहाँ है मेरी बीवी? तो बॉडीगार्ड कहता है सर मेम 3rd फ्लोर के VIP में है। ये सुनते ही सिद्धार्थ लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है जो भी IP लोगों के लिए थी, उससे सीधा 3rd फ्लोर पर जाने के लिए बटन प्रेस करता है। सिद्धार्थ 3rd फ्लोर पर पहुंचेकर वैसे ही आशी के कमरे में पहुंचता है तो उसकी आंखें गुस्से से और लाल हो जाती हैं क्योंकि इस वक्त आशी अपने पैरों को पकड़े हुए डॉक्टर को देख रही थी। सिद्धार्थ आशी के पास जाकर कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम कैसे गिर गई? आशी मुंह बनाते हुए कहती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सिद्धार्थ कंफ्यूज होते हुए बोलना है मेरी वजह से क्या हुआ, मैंने क्या किया? आशी रहती है मैं तो अच्छे खास मंदिर में थी, जब पता चला तुम मुझे लेने आ रहे हो तो मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि सीधा सीढ़ियों से गिर गई।
सिद्धार्थ गट हुए कहता है, ध्यान से नहीं चल सकती थी, अगर ज्यादा चोट लगा जाती तो अभी देखो तुम्हारे पैर में कितनी ज्यादा स्वेलिंग आ चुकी है, ऊपर से तुम कर रही थी मेरी वजह से, वो इतनी भी क्या एक्साइटमेंट थी तुम्हें मुझे देखना कि मुझे क्या देखा नहीं था तुमने, जो अपना ध्यान नहीं रख सकती थी सामने देखकर नहीं जा सकती थी। आशी सिद्धार्थ को गुस्से से घूरते हुए कहती है, तुम मुझ पर चिल्लाना करो, मैं एक पेशेंट हूं और पेशेंट से इस तरह बात नहीं करते, तुम्हें क्या पता नहीं है? अगर मुझे इसी तरह डांटना है तो वापस चले जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी अब। तभी डॉक्टर कहता है, मैं आपके लिए मत, आपके पैरों में बुरी तरह फ्रैक्चर आया हुआ है, अगर आपने ज्यादा पर जोर दिया तो आपकी दिक्कत बढ़ सकती है पैरों की। सिद्धार्थ गुस्से से कहता, अगर उसकी दिक्कत बढ़ी तो तुम्हारी दिक्कत भी बढ़ सकती है डॉक्टर, याद रखना, इसलिए ध्यान से उनका ट्रीटमेंट करना, वरना तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए किसी और को आना पड़ेगा यहाँ पर। और इन्हें हुआ क्या है और कुछ भी हुआ है तो अभी बता दो, अगर मुझे बाद में पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। डॉक्टर डरते हुए कहता है, सर ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ है, बस सुबह से भूखा रहने के कारण चक्कर आ गई थी इन्हें, इसी कारण शायद मंदिर से इनका पर सीढ़ियों से फिसल गया होगा। आशी की तरफ देखकर सिद्धार्थ बोलना है, तुमने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं? अभी तो मैं चक्कर ही आ रहे तो कुछ का पी लेना चाहिए था, तुम पागल हो गई हो, अपनी सेहत के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रही हो। आशी रहती है, चिल्लाना बंद करो, वैसे ही मुझे चक्कर आ रहे हो, पर से तुम चिल्ला रहे हो तो मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पर, एक तो तुम्हारे लिए व्रत रखा था, ऊपर से तुम मुझ पर ही चिल्ला रही हो, आज के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी नहीं। सिद्धार्थ कहता है, सॉरी आशी, वो मैं तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए इतने गुस्से में तुमसे बात किया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें हद करने को, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारी सेहत के लिए कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव हूँ, फिर भी तुम ऐसी हरकत करती हो कि मुझे गुस्सा आ जाता है। अभी तो तुम्हारे सिर्फ पैरों में चोट लगी है, वो तो शुक्र है टाइम पर बॉडीगार्ड थे, अगर मान लो बॉडीगार्ड ना होते तो तुम क्या करती, अकेले खुद को कैसे मैनेज करती, हॉस्पिटल कैसे आती, इतनी ज्यादा लापरवाही मुझे गुस्सा दिलाती है, इसलिए तुम्हारे ऊपर। आशी सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब करती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। सिद्धार्थ कहता है, आगे से ऐसे होने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे सेफ्टी को लेकर और तुम्हारी जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता, अब तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान मैं खुद रखूंगा, क्योंकि तुम खुद का ध्यान तो रखना वाली हो नहीं। वही सारा जो बाथरूम में थी वह ये सब देखकर एक गहरी सांस लेकर बोलते, अच्छा हुआ आशी सही टाइम पर आगे बना, ये जल्लाद को पता चलता तो मेरा कचुम्बर ही बना देता जिंदा। वही आशी सोचती है कि कैसे वो हॉस्पिटल में न आए, हॉस्पिटल जैसे ही वो कदम रखना वाली थी तभी उसने सिद्धार्थ से बॉडीगार्ड को बात करते हुए सुना था, कि कैसे वो बॉडीगार्ड सिद्धार्थ को बता रहा था कि कैसे आशिकी के पैरों में चोट और फ्रैक्चर आया है। शायद तो आशी ने ये सुनते ही जल्दी से अपने पैरों को चोटिल किया और सारा फेस मास्क के साथ ही वो बोर्ड के अंदर चली गई। डॉक्टर के आने से पहले दोनों ने अपनी जगह बदल ली थी और सारा जल्दी सी वॉशरूम में चली गई थी। वहीं दूसरे तरफ बजाज मैंशन में इस वक्त सभी नौकर कामों में व्यस्त थे, घर में काम कर रहे सबसे बड़े हेड नौकर की नजर जब गेट पर जाती है तो वो जल्दी से वहां जाते हुए कहता है, आयुष बाबा आप यहाँ पर, पूजा बेबी तो रूम में है, आप रुके मैं बुलाकर आता हूँ। आयुष मुस्कुराते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं है काका, मैं खुद जाकर उसे मिलेगा, आप अपना काम कीजिए, आपको इस उम्र में इतना ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, इस उम्र में आपका इतना भाग दौड़ना सेहत के लिए सही नहीं है। ये कहकर आयुष ओ से ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में सेकंड रूम में जाता है, जो कि पूजा का रूम था। वह नॉक करता है तो कोई आवाज नहीं आती, तो धीरे से दरवाजा खोलकर देखा आई है तो कमरे में कोई नहीं होता। वो कमरा का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और चारों तरफ कमरे में अपनी नजर दौड़ आता है, तब भी उसे कोई नजर नहीं आता। तो जैसे ही वो बालकनी की तरफ जाने वाला होता है कि तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज आती है। आयुष मुस्कुराते हुए वहीं सोफे पर बैठ जाता है, पूजा के बाहर आने का इंतजार करने लगता है कि तभी पूजा वॉशरूम से नहाकर अपने बॉडी पर एक पिंक कलर का टॉवल पहनकर निकलते हैं, बिना सामने देखे गुनगुनाते हुए गाना शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। वही आयुष तो अपना मुंह खोलते हुए सामने चल रहे मनमोहन दृश्य को देखते लगता है, तब भी पूजा अपनी बॉडी पर मॉइस्चराइजर लगा रही होती है कि तभी उसका टॉवल गिरने वाला होता है कि तभी उसकी नजर मिर्रा में जाती हो, जोरों से चिल्लाती है, पोपट करके तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आयुष वैसे ही कोई हुए अंदाज में कहता है, अपने सामने चल रहे मनमोहन दृश्य को देखने में बिजी हूं बस। पूजा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग लगता है खराब हो गया है, तुम्हें दिखाता नहीं बिना लॉक किया किसी लड़की के कमरे में ऐसे नहीं आते। आयुष मुस्कुराते हुए कहता है, जो दिख रहा है उसके अलावा कुछ देखना की जरूरत नहीं है, और वैसे भी ऐसे किसी की लड़की के कमरे में नहीं आया हूं, अपनी होने वाली बीवी के कमरे में आया हूं। पूजा गुस्से से कहती है, अभी हमारी शादी हुई नहीं है तो यह हक जताना अभी से बंद करो, और बेशर्म कहीं के अभी भी मुझे आंखें फाड़ क्या देख रहे हो, अपनी आंखें बंद करो। आयुष मुस्कुराते हुए फिर से कहता है, बेशर्म तो हूं बस तुम्हारे लिए, बाकी तो किसी को भी आज तक ऐसे देखा नहीं है।
पूजा अंकुश से कहती है, अगर किसी को ऐसे देखने की हिम्मत की ना तो तुम्हारी आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगी, चाहे मुझे फिर अंधे पति से ही काम क्यों ना चलाना पड़े। तभी नीचे से मिस्टर बजाज की आवाज आती है, जो कि नीचे पूजा और आयुष को आवाज देकर बुला रहे थे। ये सुनते ही पूजा घबराते हुए कहती है, पिताश्री अभी आना था, अगर उन्होंने ऐसे देख लिया तो क्या सोचेंगे। आयुष पूजा को अपनी बाहों में कस के पड़ते हुए कहता है, कुछ नहीं सोचेंगे ससुर जी, बस यही सोचेंगे उनके होने वाला दामाद कितना ज्यादा रोमांटिक है और कितना ज्यादा अच्छा। पूजा गुस्से से आयुष पर भड़कते हुए कहती है, अगर इस हालत में तुम्हें रे साथ मुझे दिखा ना तो अच्छा, और रोमांटिक तो नहीं, लुच्चा जरूर समझेंगे तुम्हें, और पता चले शादी भी कैंसिल कर दे तुम जैसे लुक के साथ। आयुष कहता है, मुस्कुराते हो तो इस जन्म में अब होने वाला सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पीछा अब मैं इस जन्म में तो छोड़ने वाला नहीं, तुम्हें मुझे 7 जन्मों के लिए उन्हें देना ही पड़ेगा, चाहे मर्जी से या जबरदस्ती से। पूजा मुस्कुराते हुए कहते, तुम्हें मैं इस जन्म में ही चालू वही काफी है, 7 जन्मों की तो बात दूर की है, उसके लिए मैं किसी और को बुक कर लूंगी। इस बार आयुष मुझे से कहता है कि तुम्हें रहना मेरे ही साथ, चाहे मर्जी से चाहे प्यार से, मेरे अलावा अगर किसी के साथ इंसानों में प्यार करने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, ना ही तुम्हारे लिए। ये कहकर आयुष बिना पूजा की तरफ देख बाहर चला जाता है। वहीं उसे ऐसे ज्यादा देख पूजा को बुरा लगता है और फिर मान में रहती है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही इसे छेड़ दिया, अब लगता है मानना पड़ेगा इस। आयुष नीचे जाता है तो बजाज और आयुष के पिता नीचे ही बैठे हुए थे। मिस्टर बजाज आयुष की तरफ देखकर कहते हैं, मुझे नहीं पता था मेरा होने वाले दामाद यहाँ पहले से ही होगा। तो आयुष मुस्कुराते हुए कहता है, बस मैं पूजा से मिलने आया था। तो ये सुनते ही आयुष के पिता मुस्कुराते हुए कहता, अच्छा है, तुम उससे जान पहचान बढ़ा रहे हो, यही अच्छा होगा कि शादी से पहले दोनों अच्छे से एक दूसरे को जान लो और एक दूसरे की आदत डालो, ताकि तुम्हें बाद में कोई तकलीफ ना हो। आयुष मुस्कुराते हुए अपने पिता से कहता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर हम शादी के बाद भी एक दूसरे को जानेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी अब तो मैं उससे प्यार करने लगा हूं, तो आप चिंता मत कीजिए, बिना जाने पहचाने उसे इतनी आसानी से उसे दूर नहीं जाने दूंगा। वही वाणी एक क्लब में इस वक्त बैठी हुई थी। रास्ते ही एक रूम में उसका रोज का ही कमरा बुक रहता था। वाणी गुस्से से अपने सामने रखेबल वास को फिर से तोड़ते हुए कहती है, किसी को भी मेरी नहीं पड़ी, मुझे जो चाहिए इस बार मैं हासिल करके रहूंगी। आखिर मेरा परिवार की इकलौती प्रिंसेस हूं, उनका खून हो तो उन्हें वही मुझे देना होगा जो मेरा है। एक बार मुझे प्रेम मिल जाए फिर मैं सबको बताती हूँ कि आखिर पानी रघुवंशी है क्या, और खास तौर पर उसे मीरा की औकात दिखाऊंगी। एक को ली हुई बेटी की हैसियत होती क्या है, वाणी रघुवंशी की हैसियत क्या है उसके सामने, वो मीरा जो कि पता नहीं किसका खून है। उसने मुझसे वाणी रघुवंशी से उसका प्यार चीन की हिम्मत की है ना, तुम में मेरा तुम्हें मैंने खून के आंसू न रुलाए। तो मेरा नाम भी वाणी रघुवंशी नहीं, मैं वो बाला हूँ जो कि दूसरों की जिंदगी में आने के बाद उनकी जिंदगी को नर्क बना देती हूँ। CH93 शादी सरप्राइज धमकी चेतावनी, सिद्धार्थ को पता सच आदर्श के जिंदा होने का। मिस्टर बजाज और मिस्टर कश्यप दोनों बैठे हुए पूजा और आयुष की शादी की बातों में लगे हुए थे कि तभी सीढ़ियों पर से उन्हें पूजा की आवाज आती है जो उनकी तरफ आ रही थी। जा एक नजर आयुष की तरफ देखती है, मगर वो एक बार भी पूजा की तरफ नहीं देखा है, वो दूसरी तरफ देखा है जो मिस्टर कश्यप और मिस्टर बजाज बैठे बात कर रहे थे। ये देखकर पूजा कहती, लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया है मेरे बर्ताव से। श्री कश्यप पूजा की तरफ देखकर बोलते हैं कि तुम वहां क्यों खड़ी हो बेटा, इधर आकर हमारे पास बैठो। तो पूजा हंसते हुए उनके पास जाती है और जाकर उनके पैर छूकर रहती है, नमस्ते अंकल। तो कश्यप थोड़ा मुंह बनाते हुए कहते हैं, अब तुम अंकल कहना छोड़ दो, मुझे आयुष की तरह पापा कहा करो। पूजा मुस्कुराते हुए कहती है, जी पापा। आयुष छोड़ते हुए कहता है, अगर वह आपको पापा रहेगी तो मैं क्या आपको ससुर जी कहूंगा। मिस्टर कश्यप बोलते हैं, नालायक चुप हो जाओ, जब देखो जब उल्टी सीधी की बातें इसके दिमाग में आती है, कभी तो मुझे शक होता है इसके दिमाग में दिमाग है या भूसा भरा है। आयुष किसे कहते हैं, आप मेरे ही पिता होना, जब देखो जब सबके सामने ऐसी बेइज्जती करते हो जैसे कि पड़ोसी का बच्चा हूं मैं, या तो मुझे कचरा के डब्बे में सिलाई होंगे। मिस्टर कश्यप थोड़ा अफसोस के साथ रहते हैं, कितनी बार कहा है ऐसे मत बोला करो, मुझे पता है तुम्हें सच पता चल गया है, मगर ये थोड़ी है कि तू सबके सामने ऐसे बोलो। आयुष उसे से बोलना आपसे बात करना ही बेकार है। तो मिस्टर कश्यप मुस्कुराते हुए बोलते, तो किसने कहा है मुझे बात करने को, मैं तो अपनी होने वाली बहू से बात करो, तुम ही हो बीच में अपनी टांग उड़ा रहे हो। फिर मिस्टर कश्यप पूजा की तरफ देखते हैं और अफसोस के साथ रहते हैं, बेटा माफ करना, इस जैसे नालायक के साथ तुम्हारी शादी करनी पड़ रही है, वरना अगर मेरा दूसरा बेटा होता जो इसे ज्यादा समझदार होता तो मैं काश उस तुम्हारी शादी करवाना पड़ता, मगर अभी तुम्हें इसी से कम चलाना पड़ेगा। ये सुनते ही पूजा खिलखिला के हंसती लगते हैं। वही उसे हंसना देखकर एक पल के लिए आयुष इसी में खो जाता है, मगर दूसरे पल उसे गुस्से से घूमते हुए कहते हैं, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा जोक मारा है। पूजा मुस्कुराते हुए कहती, हाँ जोक मारा है, वह भी सबसे बड़े जोकर पर।
श्री बजाज पूजा को करते हुए कहती है, क्या तरीका है बेचारे से बात करने का, को थोड़ी तो इज्जत कर लो बेचारे की, वरना वैसे ही विचारों की इज्जत इस मेरे दोस्त ने नीलम कर दी है पूरी उसकी होने वाली बीवी के सामने, तुम तो थोड़ी इज्जत कर लिया करो। श्री कश्यप घूमते हुए कहते हैं, तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है अपने होने वाले दामाद। मिस्टर बजाज इधर उधर देखते हुए कहते, किसका दावत, कहाँ का दामाद। ये सुनते ही सब उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं दामाद थोड़ी मनाई, इस अपना बेटा माना है, समझ में आए बात, आइंदा से मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोला तो देख लेना तुम्हारे साथ बुरा कर दूंगा बहुत। आयुष कहता है, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे हॉस्पिटल में कुछ काम है, आप लोग बातें कीजिए। ये सुनते ही पूजा कहते, चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ देती हूँ। आयुष घुराते हुए कहता, मैं कुछ चला जाऊंगा, तुम्हारा घर कोई भूल भुलैया नहीं है जो मैं को जाऊंगा। पूजा कहती है, कोई बात नहीं, भूल भुलैया नहीं, मगर तुम वैसे ही भुलक्कड़ हो, क्या पता कहीं खो गए तो मुझे तुम्हें ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं स्कूल अक्कड़ बच्चन को पहले ही बाहर छोड़ूंगी। यह कहते हुए मुस्कुराने लगती है। आयुष बिना कुछ कहे बाहर जाने लगता है तो पूजा कहती है, रुको मैं भी आ रही हूं, तो आज बिना पीछे मुद्दे हुए कहते, मैं तुम्हारे पैरों को पकड़कर बांधा नहीं है, अपने पैरों से चलकर आ सकती हूँ। गाड़ी के पास पहुंचने के बाद आयुष कहता है, बाय, तो पूजा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, गुस्सा हो क्या। आयुष गाड़ी में बैठे हुए कहता है, नहीं गुस्सा नहीं हूं, मुझे अभी जरूरी काम है, मुझे जाना है तो अभी मुझे जाने दो। तुझे कहते, ठीक है, मगर शाम को जब मैं कॉल करूं किसी काम के लिए तो जरूर कॉल उठा लेना। आयुष सिर्फ कहता है, ठीक है अब जाऊं मैं, तो पूजा हाँका देती है। आयुष की गाड़ी जाने के बाद पूजा उसे गाड़ी को देखते हुए कहती है, तुम्हारा गुस्सा और शाम तक ठीक हो जाएगा, जिस कारण तुम गुस्सा हो इस कारण कोई भूल जाओगे मेरे दिए गए आज रात के सरप्राइज के कारण। रघुवंशी विला सिद्धार्थ किसी काम से आशी को रघुवंशी मिला छोड़कर उसके साथ ना जाकर कहीं और चला जाता है। आशिक भी ज्यादा कोई सवाल नहीं पूछता, बस सिद्धार्थ को उसे लेने आने को बोल देती है। सिद्धार्थ भी मुस्कुराते हुए उसके फोरहेड पर किस कर हाँ कर देता है, तो रघुवंशी विला के अंदर जाते ही आशी वहां का माल देखकर कहते, लगता है यहाँ पर पहले ही महाभारत खत्म हो चुकी है। तभी सामने शकुंतला जी आए हैं, तुम्हारे रहते हुए यहाँ पर कभी शांति रह सकती है जो अब रहेगी, कोई ना कोई कांड करके आ जाती हो जिससे हर वक्त महाभारत चिड़ी रहती है। अभी तो किसी को शांति से जीना दिया करो। तो आज ही मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखकर बोलते हैं, लगता है आपको अपनी जिंदगी शांति से ही नहीं जीनी है, जब देखो जब मेरे सामने आ जाती हो, ये याद दिलाने के लिए कि आपका भी कुछ करना पड़ेगा, ताकि यह आपकी जो कैची जैसी जवान हर वक्त मेरे सामने चलती रहती है वो कुछ दिनों के लिए शांत हो जाए। मत बोलिए कि आप यहाँ पर किस हक से है, अगर असली मालकिन यहाँ गई तो आपका यहाँ से जाना तोता है ना। मैसेज शकुंतला रघुवंशी। शकुंतला जी घबराती हुए कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब, ये धमकी किसी लिए दे रही हो, तुम जानती नहीं हो इसका अंजाम क्या हो सकता है। आशी उनकी गालों पर अपनी उंगली को फिराते हुए कहती है, अंजाम की फिक्र आप कीजिए, अगर आपका वो सच सामने आया तो आपका क्या हाल होगा। यह मत बोलिए कि मुझे पंगा लेने वालों का मैंने क्या हाल किया है। उनके हाल को देखकर भी आपको कोई सीख नहीं मिली हो तो आप अपनी हालत के बारे में सोचिए कि आपका क्या हाल होगा जब आपके प्रिय पति को आपके कर रामू के बारे में पता चलेगा कि आपने उनसे शादी तो धोखे से की, मगर और क्या क्या किया है इस महल में रहकर, साथ में इस घर की मालकिन के साथ। शकुंतला जी गुस्से से बोलता है, ये खोखले धमकियां किस दे रही हो। आशु मुस्कुराते हुए कहती है, मैं कभी भी खोखली धमकी नहीं देते श्रीमती शकुंतला रघुवंशी, अगर आजमा के देखना है तो देख सकती है आप, मगर उसके बाद परिणाम क्या होगा ही आप सोच भी नहीं सकती। ये सुनते ही शकुंतला जी कहती है, इसका अंजाम तुम नहीं जानती, तुम्हें बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, अभी जितना उड़ना है उड़ लो। तभी तेजेश्वर जी की आवाज आती है जो कि गुस्से से आशी की तरफ देखकर आ रहे थे। वो कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो, अब आपके चेहरे का दीदार करने, ये देखना कि आपके चेहरे पर जो आज का सरप्राइज था उसका रिएक्शन कैसा है। वैसे कैसा लगा आज का सरप्राइज। तेजस पर जी गुस्से में रहती है, तुमने अच्छा नहीं किया उसे लड़की से जितेंद्र की शादी करवा के, इसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा। जितेंद्र जी ऊपर से जो ए रहे थे वह गुस्से से कहते हैं, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को धमकाने की, आप ऐसा वैसा कुछ करके तो दिखाएं, फिर आपका सामना होगा असली जितेंद्र रघुवंशी से। आपको क्या लगता है कि हर बार मैं आपके कारण अपने बच्चों को दर्द पहुंचाऊंगा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार आपके सामने में उनकी दाल बनकर खड़ा रहूंगा। ये सुनते ही तेजेश्वर जी कहते हैं, तुम इस लड़की की बातों में आकर खुद को बर्बाद कर रहे हैं। तो जितेंद्र जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपकी बातों में आकर मैंने उसको कौन सा बात कर लिया, आपके एक फैसला ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, साथ में मेरे बच्चों की भी। आपने अपने नाम रुतबे और खानदान की इज्जत के लिए पहले भी एक ऐसी लड़की को मेरी जिंदगी में लाकर खड़ा कर दिया जिसे सिर्फ बदला लेना था अपना, और इस बदले की बाली चढ़ा में और मेरे बच्चे, तब भी आपका ये गुरूर काम नहीं हुआ।
इस बार मेरे बच्चे ने मेरे लिए जो फैसला लिया है, मुझे उम्मीद है और विश्वास भी कि वह मेरे लिए सही है। इस बार मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिला है जो बदले के लिए नहीं बल्कि मेरे साथ हर मुसीबत में मेरी दाल और मेरा सहारा बनके खड़ी होगी। आनंदित जी आगे आते हुए जितेंद्र जी से कहती है, मानते हैं हमने तुम्हारे साथ जो किया वो पहले गलत था, मगर इसका यह मतलब नहीं कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं। अगर ये लड़की तुम्हें लगता है तुम्हारे और तुम्हारी बच्चन के लिए सही है तो हमें भी मंजूर है इसे अपनी घर की बहू के रूप में अपना आने के लिए। आशी मुस्कुराते हुए आनंदित जी की तरफ देखकर बोली, चाली आपके पास इतनी तो समझ है कि एक सही फैसला ले सके, वैसे थोड़ी समझ अपने पति को भी दीजिए जो हर वक्त अपनी रुतबे के चक्कर में बच्चों के बाली चढ़ाने पर तुले रहते हैं। तेजेश्वर जी बोलते हैं, तुम जितना उड़ रही हो ना, हमने अपनी दुनिया देखी है। यह मत सोचो कि तुम जो कर रही हो हम उसमें तुम्हें कामयाब होने देंगे, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे और इस लड़की को तो हम इस घर से निकाल कर ही रहेंगे किसी भी कीमत पर। वहीं दूसरी तरफ आदिवासी इलाके में आदर्श बैठे हुए कुछ अपने झोपड़ी में सोच रहा था कि तभी उसे बाहर से बहुत ज्यादा शोर की आवाज आती है। वह बाहर जाकर देखा है तो सभी आदिवासी लोग अपने हाथों में लकड़ी के भले और हथियार लेकर इधर उधर भाग रहे थे। तो वह वहां के मुख्य से रोकने हुए, पोस्टर क्या हुआ, आप लोग इतने ज्यादा परेशान क्यों है? आदिवासी का मुखिया थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, पता नहीं इस जगह के बारे में कैसे यहाँ के लोगों को पता चल गया है। वह यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ की जड़ी बूटी और साथ में यहाँ पर हमला करने के लिए। पतन क्या मकसद है उनका यहाँ आने का, मगर हम उन्हें यहाँ पर दाखिल नहीं होने दे सकते। आदर्श कहता है, ठीक है मैं भी आपकी मदद करूंगा क्योंकि मेरी एक बीवी और होने वाली बीवी के लिए बहुत खास है। मैं नहीं जानता कि आप लोगों का रिश्ता उसके साथ कैसा है कब से है, मगर उसके नेचर से मैं इतना जान चुका हूं कि आप उसके लिए महत्व रखते हैं। जैसे वह अपनी परिवार को और यह अपने करीबी को प्यार करती है, वैसे ही आप उसके लिए जरूरी। हाँ, मेरा प्लान सुनिए पहले ध्यान से। यहाँ पर जितने भी बच्चे बूढ़े हैं उन्हें जल्दी से झोपड़ी में जाने को कहानी और अच्छे से पूरी झोपड़ी को पैक करने के लिए कई, जहां से 1% भी ना कोई जगह हो देखने की, ना कोई जा सके, ना रोशनी आए। और आपके पास जितने भी अच्छे निशानेबाज हैं उन्हें मेरे पास आने को कह दीजिए, मैं उन्हें आगे का प्लान समझा दूंगा। और बाकी जितने भी जगह है वहां पर अपने जाल बिछा दीजिए जो यहाँ पर आप जानवरों से बचने के लिए करते हैं। आदिवासी का सरदार यह सुनते ही चला जाता है और बाकी तीरंदाज को आदर्श के पास भेज देता है और उसकी बात मानने को कह देता है। आदर्श अपने पास खड़े 7 से 8 तीरंदाज को देखकर कहता, आपको निशान एकदम सटीक आता है लगाने। जहां तक मुझे पता है आप जैसे कुछ आदिवासी अपना जीवन जीने के लिए शिकार करते हैं जिसके लिए आपको निशाना लगाना चाहिए। पहले तो आपको काम ये करना है कि अपनी जितनी भी बॉडी है उन पर गली नीचे या कहते हैं कीचड़ जो भी है आप उसे पर लगा लीजिए अपनी बॉडी पर, जिसे एक भी अंक आपका दिखे ना पाए। पेड़ों पर चढ़ना की क्षमता आपकी बहुत अच्छी है, इसलिए आप पेड़ों पर ही चढ़कर रहेंगे जब तक आपको नीचे आने का कोई इशारे संकेत ना मिले। जब आपको लगे कि आपका आसपास कोई है जो आपके अपनों में से नहीं है तो आप कोई ऐसा संकेत देंगे जिसे सिर्फ आप लोग ही जानते हो। यहाँ पर बहुत सारे मधुमक्खी के चट्टे हैं जिस पर आपको निशाना लगाना। याद रहे निशाना इतना सटीक होना चाहिए कि एक बार भी ही वह मधुमक्खी का छत्ता गिर के नीचे गिर जाना चाहिए, जिससे मधुमक्खी गुस्से में आकर्षण आकर उन लोगों पर हमला करे, जिससे उन लोगों को आपके घरों से दूर जाना पड़े। क्योंकि आप लोगों पर जो गलियाई कीचड़ होगी उसके कारण आपके पास वह मधुमक्खी नहीं आएगी, ना आपको कोई हम करेगी। और आप लोग कुछ हथियार मुझे भी दे सकते हैं ताकि मैं यहाँ पर बाकी सब संभाल सकूं, क्योंकि यहाँ पर भी रहना किसी का ज्यादा आवश्यक है। वही सिद्धार्थ जो आदिवासी इलाके के अंदर आ रहा था वह खुद से ही खत्ता है, तुम कैसे इस बार बच्चों के आदर्श, आखिर मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम कब तक मुझे बचते रहोगे? मैं भी देखा आई हूं तुम्हें खोजकर, अगर मैं आज जिंदा नहीं मारा तो मेरा नाम भी आदर्श सिद्धार्थ रॉय नहीं, क्योंकि तुम मेरे जिद जुनून और प्यार के बीच में आ रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हें यहां तक बच्चा लाने वाली कोई और नहीं आई है, मगर मैं उसे सीधा सीधा पूछ नहीं सकता क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता। बचपन से लेकर आज तक मैंने उसके अलावा किसी से प्यार नहीं किया, भले ही मेरा प्यार करना और जताने का तरीका थोड़ा गलत हो, मगर मेरा प्यार एकदम उसके लिए सच्चा है। तुम नहीं जानते मैं अपने प्यार को अपने के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकता हूँ, किसी की जान भी ले सकता हूँ। जो मेरा है उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार हूँ। क्या देगी पूजा सरप्राइज आयुष को? क्या पूजा के सरप्राइज से होगा? आयुष कुछ क्या करेंगे? तेजेश्वर जी आशिक के इस बर्ताव के कारण क्या होगी? शकुंतला जी की अगली चाल क्या दे पाएगी शकुंतला जी को? चलो को मत आशीष, कौन सा राज है आखिर शकुंतला जी का जिसकी वजह से घबरा गई शकुंतला जी? क्या होगा जब आशिक को पता चलेगा सिद्धार्थ के बारे में कि उसे पता है आदर्श जिंदा है? क्या होगा जब सिद्धार्थ और आदर्श होंगे आमने सामने? कैसी होगी इनकी यह लड़ाई? CH94 आशी की घबराहट, सिद्धार्थ आदर्श उसे बर्बाद करेगा।
सिद्धार्थ का इस चैप्टर में और होने वाले हैं और उसका एक नई कहानी में हीरो का रोल शुरू होने वाला, जो मैंने लेखन शुरू कर दिया मगर वो अभी पब्लिश नहीं होगी। जब यह और होने वाली होगी तब मैं उसको पब्लिश कर दूंगी। जहां तक है कि वो 25 दिसंबर तक पब्लिक शुरू होने हो जाएगी और उसका आपको लिंक मिल जाएगा, यह मेरी लाइब्रेरी में मिल जाएगा। मैं उसका नाम इसी नवल में आपको बता दूंगी। आदर्श सिद्धार्थ के आने की वजह और मकसद भी जनता था, क्योंकि उस यकीन था कि सिद्धार्थ के अलावा किसी की हिम्मत नहीं है आशी की इस जगह पर आ सके, और ए भी गया तो यहां से जाना उसके लिए नामुमकिन था और वह सिवाय सिद्धार्थ के कोई नहीं कर सकता था। वही सिद्धार्थ अपने आदमियों के साथ जंगल के बीच बीच खड़ा था। वह अपने हद को दूर से 3 टुकड़ों में बैठने को कहता था कि वो जल्दी से आदर्श को ढूंढ पाए। सिद्धार्थ के साथ आए हुए घाट कोई मामूली कट नहीं लगा रहे थे। हैट कैट एकदम नॉर्मल आदमियों से कुछ ज्यादा ही बड़े थे। सिद्धार्थ अपने पास खड़े गांठ को देखते हुए कहता है कि हम करह से टुकड़ियों में बांटेंगे ताकि हम पूरे जंगल का चप्पा चप्पा जान पाए और उसे आदर्श को ढूंढकर उसका कैसा यही खत्म करते उसकी हिम्मत हो रही है बहुत ज्यादा मेरी जिंदगी में घुसकर मेरी बीवी को मुझे दूर करने की। मैं भले अपनी बीवी से कुछ नहीं कहा सकता मगर मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता हूं। अगर कोई हमारे बीच में आने की कोशिश करेगा तो उसकी जिंदगी को मैं जहनुम में बादल दूंगा। वही संधि आदिवासी पेड़ पर चढ़ जाते हैं जो निशान टेक्निकल थे और बाकी सब जंगल में छुपा जाते हैं झाड़ियां के बीच में, ताकि वो किसी को दिखे नहीं। झाड़ियां के बीच में ऐसे छुपाते हैं जैसे वो खुद उसका एक हिस्सा हो। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। वो एक दूसरे को आवाज देते हैं अपनी ही एक जानवरों की भाषा में, ताकि उन्हें पता चल जाए कि वह उनके पास आगे भी। सुनते ही आदिवासी के सरदार कहता है वो लोग आ चुके हैं जंगल में। आदर्श कहता है ठीक है, क्या आपके पास कोई ऐसा जानवर है जो सिर्फ आपके ही इशारों पर चले, जो खूंखार हो? सरदार कुछ सोचते हुए कहता नहीं, हमारे पास तो नहीं है मगर हाँ हमारे पिंजरे में जरूर। मगर वह सिर्फ मालकिन यानी आशी की बात मानता है, उसे के अलावा उन्हें कोई भी काबू कर नहीं पाया। जब वो पहले बार आई थी तो उन्होंने ही उसे काबू किया था, हमारी जान उसे बचाई थी। आदर्श कहता है ठीक है, आप मुझे उसे तक ले चलिए, मैं देखाता हूँ आखिर ऐसा कौन सा जानवर है जिसे मेरी पत्नी ने काबू कर ली, जिसे आज तक कोई काबू नहीं कर पाया। सरदार थोड़ा परेशान होते हुए कहते इस वक्त वहां जाना वैसे ही खतरे से काली ही होगा। वो कहीं आपको देखकर आप पर हमला ना कर दे, क्योंकि आज तक उसके पास उनके अलावा कोई नहीं गया। आप समझना की कोशिश कीजिए, खतरा अभी मोड़ मत लीजिए। आदर्श कहता है आप उसकी चिंता मत कीजिए, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों की दाल बनेगा बिल्कुल आपकी मालकिन की तरह। आखिर वो मेरी बीवी है और उससे जुड़े लोग मेरे लिए भी मायने रखते हैं, और वो आप लोगों से कितना जुड़ी हुई है ये तो मैंने देखा लिया है। अब मुझे ये देखना है आखिर ऐसा कौन है जो उसे जुड़ा हुआ है। सरदार कहता है अगर आपकी यह इच्छा है तो मैं आपको वहां ले जा रहा हूं, क्योंकि मालकिन के लिए आप शायद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तभी तो आपके अलावा आज तक उन्होंने किसी की इतना चिंता नहीं की कि हमें उसे ढूंढ कर उनका उपचार करने के लिए कहा। ये सुनते ही आदर्श अपने मन में कहता है तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे नफरत करने की बीवी, मगर तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं उसको नहीं मैं हूं जहां तक कोई नहीं जा सका है तुम दिखने के लिए मुझे। ये चाहे खुद अपनी नफरत में मुझे बर्बाद कर दो, मुझे वह भी मंजूर है। अब वही आदर्श दर्द के साथ कैली गुफा में चला जाता है, जहां उसे बहुत ज्यादा अजीब सी आवाज से आ रही थी। वो सरदार की तरफ देखा है, सरदार उसकी तरफ देखकर डरते हुए कहता है हम वहां पहुंचे चुके हैं, लगता है उसे हमारे आने की खबर मिल चुकी है, तभी वह ऐसे उग्र हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाई आशीष से बात करने के बाद शकुंतला जी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि वो अभी आशीष से पंगा लेकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहती, नहीं अपने सालों की इतनी मेहनत को बर्बाद करना चाहती थी। तभी वहां कौशल्या जी आए हैं आशी के पास देवकी जी के साथ, और आशी को देखते हुए कहती है तुम खुद को लड़ने के लिए तैयार करें, अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही हो इससे हम खुश हैं, मगर इस चक्कर में तुम अपनी खुशियों को मत भूल जाना। इस चक्कर में याद रखना कि हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, मगर जिंदगी भर नहीं, तुम्हें भी एक जीवन साथी की जरूरत है। अब तुम्हें फैसला ये करना है कि तुम्हें कौन सा जीवन साथी चाहिए, जो अभी तुम्हारे साथ है वह या जो तुम्हारे साथ पहले था वह। चाहे तुम कोई भी फैसला लो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे बच्चा। ऐसी मुस्कुराते हुए कौशल्या जी और देवकी जी के साथ एक साथ गले लगा जाती है और कहती हम जानते हैं आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे और हम आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे, आप हमारी फिक्र ना कीजिए, हम जानते हैं हमारे लिए क्या सही है, हम वही करेंगे। अब हम पर इतना भरोसा तो कर ही सकती है। देवकी जी कौशल्या जी की तरफ देखकर कहती है माँ आप चाहिए और अब आराम कीजिए, मुझे आशीष से कुछ बात करनी है। सुनते जी कौशल्या जी कहती हाँ तुम बात करो, मैं चलती हूँ अब आराम करने के लिए, तुम्हारे पिताजी से भी थोड़ी बात कर लूँ, देखो कहाँ है, कहीं फिर से कोई काम तो नहीं करने में लगे इस बार। देवकी जी आशी हाथ पकड़ते हुए बाहर गार्डन में बनी हाल पर बैठे हुए कहती है बताओ तुम अब इतनी परेशान क्यों हो, ऐसी नजरें चुराते हुए कहती है आपको ऐसा क्यों लगता है मैं परेशान हूँ, मुझे कोई परेशान कर सकता है भला?
देवकी जी कहती है भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया हो मगर तुम्हारी हर चिंता खुशी दर्द और परेशानी को पहचाना आए अच्छे से जानती हूँ, तो अब मुझे झूठ बोलते की कोशिश मत करना और सच बताओ तुम परेशान क्यों हो। आशी एक गहरी सांस लेते हुए कहती है आज पता नहीं फिर से एक बार बेचैनी हो रही है, जैसे कोई चीज तेरी अजीत से दूर जाने वाली है। देवकी जी कहती है सच सच बताओ क्या हुआ है, तो आशी एक बार उनकी तरफ देखकर जो भी आदर्श और इस बीच में हुआ वो सब बता देती है। सुनने के बाद रहती है देवकी जी तुम मुझे अब बता रहे हो, इतनी बड़ी बात हो गई है, तुम इतना सब कुछ अब तक हैंडल कर रही थी और इतनी परेशान होने की क्या जरूरत, एक बार मेरी मदद मांग ली होती। आशी कहते हैं मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी इसलिए कुछ बताया नहीं। देवकी जी कहती है अब तो सब ठीक हो रहा है, तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों, सब तुम्हारे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। ये सुनते ही आशी थोड़ा परेशान होते हुए कहते मुझे नहीं लगा रहा वैसा कुछ हो रहा है। आशिक रहती है मुझे नहीं लगता सब कुछ ठीक हो रहा है, मुझे लगता है अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और रही बात आदर्श की, तो मुझे लगता है सिद्धार्थ को पता है वो जिंदा है और कहीं ना कहीं से उसका पता तो ढूंढ ही लेकर, और इस वजह से मैं परेशान हूँ, कहीं इसकी वजह से मेरा प्लान पूरी तरह बर्बाद ना हो जाए। आप जानती हो ना अभी मेरे प्लान को पूरा करने के लिए मेरे मोरों की कितनी जरूरत है। देवकी जी मुस्कुराते हुए कहती है तुम्हारी आंखें कुछ और का रही है, तुम्हारे होंठ कुछ और। आदर्श ने भले ही तुम्हारे साथ कितना भी बुरा कर हो मगर उसके लिए तुम्हारे दिल में कोई ना कोई अभी भी फीलिंग है, ये तुम मानो ना मानो। आशी के खतरनाक इरादे, खतरे में सिद्धार्थ और आदर्श की जान। कहानी थोड़ी ढीले होकर डालेगी तो सॉरी उसके लिए पहले से ही, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ दिनों पहले मेरी मॉम की डेथ हुई है, तो उसे वजह से मैं इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं हूं कि मैं कहानी लिख पाऊं। अभी भी कहानी में बहुत मजबूरी में लिख रही हूं, क्योंकि कुछ ट्रेडर्स हैं जो मेरे प्यारे वह बस मेरी कहानी पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए मैं कहानी कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूं। तो प्लीज लाइक कमेंट रिव्यू देखकर सपोर्ट करना ना भूले। देवकी जी से बात करने के बाद आशी का मन थोड़ा शांत होता है। वो देवकी जी की तरफ देखकर कहती है वैसे अब आपको मेरी चिंता करने की जगह अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है देवेंद्र अंकल कितने ज्यादा अच्छे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो सिर्फ आपका साथ दे रहे हैं, कुछ नहीं चाहते आपसे, तो क्या आप उन्हें एक बार अपना कर प्यार करने की कोशिश नहीं कर सकती। देवकी जी मुस्कुराते हुए कहती है लगता है अब तुम ज्यादा ही बड़ी हो गई हो, तुम मुझे समझा रही हो, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी चिंता होती है बेटा, मगर अब तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी पिछली जिंदगी को भूलना चाहती हूँ खुद भी, और एक नए रिश्ते में जिसमें देवेंद्र के साथ आगे बढ़ना चाहती। पहले ही मैंने अपनी जिंदगी के बहुत साल एक ऐसे इंसान पर बर्बाद कर दिए जो शायद मेरा नहीं था, शायद उसे ऊपर वाले को भी मंजूर नहीं था उसका और मेरा साथ मिलना, इसलिए तो उसने ऐसी साजिश राशि की हम दोनों को अलग होना पड़ा। और शायद मेरे लिए भी यही अच्छा था, क्योंकि जो इंसान आप पर भरोसा ना करे, अपने प्यार का साथ ना दे पाए, उसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताना नाम की होता है आशी। आशी मुस्कुराते हुए कहती है भले ही अपने मुझे जन्म नहीं दिया हो मगर हम दोनों की किस्मत ही एक जैसी है, हमारा पहला प्यार सफल ही नहीं हो पाया और आपका दूसरा प्यार आपको मिला है देवेंद्र अंकल के रूप में, मगर मुझे तो शायद मेरा दूसरा प्यार भी ना मिल पाए, क्योंकि जिससे मैं शादी की है वो सिर्फ एक बदले का जरिया है, और इसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। भले वो मुझसे कितना भी प्यार कर ले मगर यह नहीं भूल सकती उसकी वजह से मैं इन 1 सालों में कितना दर्द सहा है। मैं जानती हूँ वो मुझसे प्यार करता है, मगर वह मेरे सामने आकर मुझे बोलना है या एक्सेप्ट करता तो मैं शायद उसके साथ अपनी एक लाइफ शुरू कर देती आपकी और देवेंद्र अंकल की तरह, मगर नहीं, उसने तो मुझे बर्बाद करना चुनाव, तो अब बारी मेरी है उसे बर्बाद करने की। देवेंद्र जी आगे आते हुए कहते हैं किसकी बर्बादी की बात कर रहे हो दोनों माँ बेटी। आशी मुस्कुराते हुए कहती है देवेंद्र जी से अंकल आप आ गए, लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए, कहीं मैं आप दोनों के रोमांस में कबाब में हड्डी ना बन जाऊं। ये सुनते ही देविका जी आशी के कान पड़कर रहती है तुम बहुत ज्यादा बदमाश हो गई हो। देविका की बातों को सुन आशी मुंह बनाकर कहती है कैसी मन हूँ, एक तो आपकी इतनी प्यारी मासूम बेटी आपको चांस दे रही है अपने पति के साथ रोमांस करने का, ऊपर से आपका रही हो मैं बदमाश हो गई हूँ, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। ये कहकर उन्हें सूरत बनाकर देवेंद्र जी की तरफ देखती है। देवेंद्र जी देविका जी पर झूठ मूठ का नाटक करते हुए कहते हैं आशिक कान छुड़ाकर खबरदार, जो आपने मेरी प्यारी बच्ची को ऐसे तंग किया तो उसे बड़ा आपके लिए कोई नहीं होगा। मेरी मासूम सी बच्ची तो सिर्फ इतना ही चाहती है हम थोड़ा प्यार कर ले, इसमें क्या हर्जाई है ना, वैसे भी उसे एक भाई बहन की जरूरत है। ये कहकर वह देविका जी की तरफ एक आंख मार देते हैं। देविका जी कुर्ते में रहती है, दोनों के दोनों एकदम बेशर्म हो, दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, कहकर दोनों को देखते हैं गुस्से से। देवेंद्र जी आशी एक साथ बोलते हैं, जिसे किया शर्म उसके फूटे कर्मम के सुनकर एक साथ बोलते पर वो दोनों हंसते लगते हैं, वही देविका जी का तो मुंह ही बना जाता है। देवेंद्र जी देविका के पास आते हुए कहते हैं ऐसे नरूटो पत्नी, वरना मेरा क्या होगा, इस उम्र में तो तुम्हें मनाया भी नहीं जाएगा, मगर रोमांस बहुत अच्छे से किया जा सकता है अगर तुम साथ दो। तो ये सुनकर देविका जी शर्म से लाल हो जाती है। वहीं
आशी अपनी आंखों पर हाथ रखकर थोड़ा चढ़ते हुए देवेंद्र जी से कहती है, अंकल थोड़ा तो शर्म कर लो, यहाँ एक प्यारी मासूम बच्ची है, उसे पर क्या असर पड़ेगा। देवेंद्र जी थोड़ी नाराजगी के साथ आशी से कहते हैं, पहले तो तुम मुझे अंकल कहना बंद करो, जैसे तुम देविका अंकल कहना बंद करो, जैसे तुम देविका को माँ कहती हो वैसे मुझे आज से पापा का कर बुला सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। वैसे भी मुझे बिन मेहनत की एक रेडीमेड बच्चा मिल जाएगा जो इतना क्यूट और इतना ज्यादा शरारती है, जो शायद हम दोनों की मेहनत से बिना हुए। क्यों, मैंने सही कान्हा देविका। ये सुनते ही आशी की आंखें थोड़ी नाम होती है, मगर वह अपने इस मोशन को जल्दी सी कंट्रोल कर लेती और कहती, यहाँ हाँ ठीक है, वैसे पर मुझे बचपन से ही फ्री की चीज बहुत पसंद है, ऊपर से अब मुझे एक फ्री के पापा मिल रहे तो क्यों ना उनका फायदा उठाया जाए। वैसे इसमें मेरा कुछ घंटा नहीं है, सब कुछ आपका ही जाता है, सोच लीजिए एक बार अगर मुझे अपनी बेटी मानिया तो आप ही का घाटा होगा। देवेंद्र जी मुस्कुराते हुए आशी से कहते हैं, अगर तुम जैसी बेटी के लिए मुझे घाटे का सौदा करना भी पड़े तो मुझे मंजूर है, और वैसे भी इस घाटे के सौदे में मेरा ही फायदा है। देविका जी कंफ्यूज होकर देवेंद्र जी से पूछते, आपका क्या फायदा है खत्ता है। देवेंद्र जी हंसते हुए, बेटी के साथ उसकी माँ भी तो मिलेगी, और माँ मिलेगी तो हम दोनों को मेहनत भी तो करनी पड़ेगी उसके लिए एक छोटा भाई बहन लाने को, ताकि हमारी फैमिली कंप्लीट हो सके। आशी धीरे कदमों से देवेंद्र और देविका जी के पास जाकर देवेंद्र जी को देवी, आशीष धीरे कदमों से देवेंद्र और देविका जी के पास जाकर देवेंद्र जी को देविका के ऊपर धक्का देती है और कहती है, इसके लिए तो आपको अभी से प्रक्रिया स्टार्ट करना होगा, ताकि 9 मिनट बाद मेरी गोद में मेरा छोटा भाई है बहन हो। ये कहकर वह भाग जाती है। वही देवेंद्र जी जो आशी के देने से धक्का घबरा गए थे, वही देविका जी, उनकी नजरों में शर्म और थोड़ी सी शक्ति। ये देखकर देवेंद्र जी कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। ये सुनकर देविका जी कहती है, जिस चीज पर जिसका हक है उसे मिलना ही चाहिए, क्या कर धीरे से अपनी होठों को देवेंद्र जी के होठों पर रख देती हूँ। देवेंद्र जी देविका जी से अलग होते हैं और उन्हें देखकर कहते, एक बार फिर सोच लो देविका, अगर यह मजबूरी में कर रही हो तो कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता हमारा रिश्ता मजबूरी से शुरू हो, क्योंकि मजबूरी के रिश्ते ज्यादा दिन तक दिखते नहीं, उसमें सिर्फ दर्द और तकलीफ मिलती है। मैं चाहता हूँ हमारा रिश्ता, हमारी प्यार की शुरुआत एक विश्वास से होना, कि ऐसे मजबूरी में। देविका जी मुस्कुराते हुए कहती है, अगर तुम पर विश्वास नहीं होता तो तुमसे कभी शादी नहीं करती। यह सुनते ही देवेंद्र जी कहते हैं, फिर ठीक है, अब शादी को निभाना के लिए मेरा साथ दो। ये कहकर उनके होठों पर अपनी होठों को रख देते हैं और अपनी आंखों को बंद कर उनके होठों पर धीरे धीरे किस करने लगते हैं, सॉफ्ट तरीके से। वही देवेंद्र जी को जब अपने होठों पर देविका जी के होठों की हरकत महसूस नहीं होती, वह अपने आंखों को खोलकर देविका जी से नाराजगी से कहते हैं, मैं क्या खुद ही तुम्हें किस करूं, मुझे भी तो अपनी बीवी का साथ चाहिए इसमें। ये सुनकर देविका जी भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही देवेंद्र जी वापस से उन्हें किस करने लगते हैं। वही कामना जो देविका को किसी काम से बुलाने आई थी, मगर जब कमरे में आ रही आवाजों को सुनती है तो उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वह वहीं से ना जा पाती है, ना वहां से आगे बढ़ पाती है। वो इतनी ज्यादा शर्मा रही थी कि पता नहीं क्या हो गया हो। टमी कामना किसी के खने की आवाज से होश में आती है और पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे अखिलेश जी खड़े होकर उसे ही घर रहे थे, जिसे देखकर मुझे जाती है और उनसे कहती है, आपको कुछ चाहिए था। अखिलेश जी कामना को देखकर कहते हैं, चाहिए तो मुझे मेरी दवाई थी जो मिल नहीं रही है, मगर तुम्हें देखकर पता चल रहा है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या, जो एक नए कपल को ऐसे रोमांस करते हुए देखा रही हो। कामना रहती है, हक चलते हुए हम ऐसा कुछ नहीं देखा रहे, हम तो बस देविका दी को यहाँ किसी काम से बुलाने आए थे। मगर वह तो अंदर की आवाज से इतना कहकर को रखकर जाते हैं, उसे ध्यान आता है वो अभी अखिलेश के सामने क्या खाने वाली थी, रहती हम आपकी दवाई लेकर आती है कहकर वहां से भाग जाती है। अखिलेश जी कामना को जाते हुए देखकर कहते हैं, खुद से इसका कुछ नहीं हो सकता, भले ही उम्र में 30 साल की हो गई है, मार्केट बच्चन वाली है, बिल्कुल भी सारी 18 साल की हरकतें करती है, जैसे अभी ही मैच्योर हुई हो। आशी पीछे से आते हुए उनसे कहती है, हरकतें उनकी सही है, मगर आपको देखकर लगता है आप बूढ़े हो गए हो, आपको उनकी फीलिंग समझ में नहीं आती है, आप समझना नहीं चाहते। मैं जानती हूँ जो आपकी फर्स्ट वाइफ ने आपके साथ किया उसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में किसी को आने नहीं देना चाहते, मगर यह मत बोलिए वह भी आपकी वाइफ है, उनकी तरफ आपका कुछ फर्ज है, उनके अंदर भी जज्बात है। यह मत सोचिएगा कि अगर आपने उनके साथ कुछ गलत किया तो इस बार आपको कोई कुछ नहीं कहा पाएगा। इस बार मैं उनके साथ, तुम भले ही देविका माँ को इंसाफ नहीं मिला, मगर उनके लिए मैं हूँ हमेशा। अभी मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि उनकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो आप शायद जानते ना हो। एक बार अपनी पत्नी के बारे में पता लगा लीजिएगा, उनकी फीलिंग को है मत करिएगा जैसे एक बार आपने अपनी प्रेमिका के साथ किया था, और याद रखेगा आप कभी उनके साथ वह नहीं करेंगे जो आदर्श ने मेरे साथ किया। मैं नहीं चाहती एक और आशी वापस से पैदा हो।
ये कहकर आशु वहां से चली जाती है। भाई अखिलेश जी उसे जाता हुआ देखकर कहते हैं, तुम चिंता मत करो, इस बार तुम्हारा पिता तुम्हारे भरोसे पर जरूर उतरेगा। अगर एक पति का प्यार तो नहीं दे पाऊंगा, मगर माँ और सम्मान जरूर दूंगा अपनी पत्नी को। भाई आशिक अपने कमरे में जाकर सीधे अपने दरवाजे को लॉक करती है और अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाती है और उसमें दिख रहे सामने नज़ारे को देखकर उठकर बाहर की तरफ जाती है। वहां से एक रेड वाइन उठाती है, ग्लास में डालती है, वापस से अपने लैपटॉप के पास आकर बैठ जाती है। एक हाथ बैठकर पीछे दूसरे हाथ में वाइन का गिलास लेकर घूमती है और चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान होती है। इस वक्त सामने आदिवासी जंगल का सीन चल रहा था, जिसमें सिद्धार्थ और आदर्श के हरकतें दोनों बराबर दिखाई जा रही थी, क्योंकि दोस्त हिस्से में कैमरा का भाग बताकर दिखा रहा था। ऐसी मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, दुनिया भी कितनी अजीब है। लोग सोचते हैं वह खुद ताकतवर है, मगर यह नहीं सोते वह किसी का प्याला है। खुद को राजा समझते, दूसरों को अपना मोहरा बनाते भूल जाते हैं कि वह भी कभी किसी का मोहरा हो सकते हैं। मिस्टर सिद्धार्थ ऑफ माई प्रेजेंट हस्बैंड एंड मी योर एक्स हस्बैंड, आपको क्या लगा ये सब आपकी ही प्लानिंग में? नहीं, ये सब मेरी प्लानिंग है। वह क्या है ना, मुझे इतनी सुकून की जिंदगी रात नहीं आ रही, तो सोचा क्यों ना कुछ धमाकेदार और मजेदार किया जाए। तभी तो देखें, आपको खुद ही बचाया और अब आपको खुद ही आपके दुश्मन के हवाले कर रही हूँ। मगर यह मत सोचिएगा कि आपको मारना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मारना इतनी आसानी से किसी को नहीं चाहती, बस आप लोगों को तड़पाना चाहती हूँ। एक बार मेरा मकसद आपको तड़प कर पूरा हो जाए, फिर आप मेरे किसी काम के नहीं रहोगे दोनों। और सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है इतनी आसानी से आपको आदर्श का पता मिल गया? क्या यह आपकी ही तबीयत है या किसी और की प्लानिंग? ये तो व्यक्ति बताएगा। मगर आदर्श, तुम खुद को बहुत ज्यादा ही दिमागदार और ताकतवर समझते हो, मगर ऐसा नहीं है। तुम कभी भी उसे इंसान या उसे जानवर को काबू नहीं कर पाओगे जो मेरे इशारों पर नाचता है। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम जानते नहीं वो तुम्हारा हाल क्या करेगा। मगर तुम्हें इतनी आसानी से मारने भी तो नहीं दे सकती, तो मुझे आना पड़ेगा तुम दोनों की इस लड़ाई के बीच बचाने के लिए नहीं, मगर अपने प्लान को कामयाब करने के लिए, ताकि तुम दोनों में इतनी फुट पड़ जाए कि तुम खुद ही एक दूसरे को मार दो। क्योंकि प्यार तुम्हें अब दोनों में से किसी से करने से नहीं, अगर बाइक चांस वापस से तुम दोनों में से किसी से प्यार हुआ तो सजा देने से पहले मेरे हाथ कपेंगे नहीं। ये कहकर वो सामने लैपटॉप की देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ से आदर्श उसे जंगल से होते हुए गुफा के अंदर जाने लगता है, जहां मुखिया उसे ले जा रहा था। वहां ही मुखिया अपने मान में सोचता है, पता नहीं मालकिन के दिमाग में क्या चल रहा है। आखिर उन्होंने इस इंसान को जिसने बचाने के लिए उतनी मेहनत की, उन्हें ही उसे जानवर के हवाले करने को बोल, जबकि वह जानती वह उनके अलावा किसी की बात नहीं मानता। शायद अगर यह आदमी उसके सामने गया तो शायद वह इन्हें भी जिंदा ना छोड़े, क्या फाड़ कर दे उनकी शरीर का। आदर्श मुखिया को कहता है, अब गुफा के अंदर मैं अकेले जाऊंगा, आप यहां से दूर चले जाइए ताकि आपके जान को कोई खतरा न हो, मैं उसे संभाल लूंगा। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ, जो पूरे मामले को समझकर उसे दिशा में बांट चुका था जहां पर आदर्श है, वही अपने आदमियों को कहकर वो बंदी बनाए हुए कुछ आदिवासी को बोलना है कि इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, हम जिस आदमी के लिए आए हैं हमें सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाना चाहिए। और खबरदार, जो किसी ने इन पर 1 करोड़ आने की यह पहचाने की कोशिश की तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये लोग मेरी पत्नी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, और जो लोग उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने अपना जरूर से ज्यादा दिमाग लगाकर कुछ करने की कोशिश की तो उसका अंजाम क्या होगा तुम सोच लो। बस से पत्थर मौत दूंगा मैं तुम्हें, ये खुद ही अपनी खबर ही खुद कर दफन हो जाना। अगर मेरे हाथों से मेरे मौत नहीं बना चाहते होंगे तो कहीं हो रही है इश्क की शुरुआत, तो कहीं हो रही है अपनी एक नई कहानी की शुरुआत, जहां में सिर्फ फर्ज का है सफर। एक तरफ है, दूसरी तरफ आदर्श और सिद्धार्थ। आशी करना चाहती है दोनों को अपने प्यार में बर्बाद, अपने मकसद के लिए दोनों को बनाया है प्याला। भाई सिद्धार्थ करना चाहता है आदर्श को बर्बाद करके आशी को हमेशा के लिए अपनाना, वहीं आदर्श चाहता है सिद्धार्थ को आशी से दूर करके वापस आशीपन। प्यार है CH96 आशी से परेशान हुआ आदर्श। थैंक्स जिन्होंने भी शेयर किया, उनकी वजह से अकाउंट में थोड़े पैसे आए हैं और इसी की वजह से मैंने फोन रिचार्ज करवाकर अब कहानी आगे बढ़ा रही हूँ। ऐसे ही कहानी को सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर कर। और मेरी कहानी और भी रिपोर्ट की है, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ी है मेरी। अब आगे आदिवासी मुखिया के वहां से जाने के बाद आदर्श धीरे धीरे अपने कदम गुफा की तरफ बढ़ाने लगता है, क्योंकि ये जगह आशी ने उस आधे जानवर और आधे इंसान को कैद रखने के लिए बनाई है। तो यहाँ की सुरक्षा के लिए कुछ तो किया होगा, क्यों अब आशी पहले की तरह नहीं रही जो अपने दुश्मनों को मौका दे खुद पर वार करने का। आदर्श गुफा के अंदर जैसे जा रहा था उसे किसी के चीखे की आवाज तेज सुनाई दे रही थी। आदर्श जैसे ही गुफा के अंदर थोड़ा और जाता है उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं। पहले रास्ते पर ऊपर से झरना बह रहा था और साइड में कुछ बेल निकली हुई थी, एक बड़े से पत्थर पर फूल खिले हुए थे। दूसरा रास्ता दिखाने में एकदम सुरक्षित लगा रहा था, मगर आदर्श को कुछ गड़बड़ लग रही थी दोनों ही रास्ते में।
आदर्श खुद से ही कहता है जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, कि दिखने में तो सुंदर है मगर सुंदर के पीछे कोई कारण होगा, इस झरने के बैठे हुए पानी के अंदर कोई तो कारण है जो इस तरह अंदर से इतना आकर्षित बनाया गया। दूसरा रास्ता नॉर्मल है मगर कोई तो जाल होगा उसमें भी। वही आशी जो आदर्श की हरकतों पर ध्यान रखे हुई थी, वो आदर्श की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है डेविल किंग अपने असली अवतार में आते जा रहे हैं। मुझे तो लगा था कि तुम मेरी बहन के साथ रहकर अपना मानसिक संतुलन को बैठोगे, मगर नहीं, अब लगता है मेरा फैसला सही था तुम्हें वहां तक पहुंचाने का। तुम्हारे साथ खेलने में बड़ा मजा आएगा आदर्श रघुवंशी, क्योंकि देखने में तो बड़ा मजा आ रहा है। आगे तुम क्या करोगे? आदर्श कुछ सोचते हुए अपने हाथ को झरने की तरफ बढ़ने लगता है मगर बीच में ही रोक देता है और फिर चारों तरफ देखने लगता है। वही आदर्श अपनी साइड में रखे कुछ डंडों को देखा है जो लकड़ी के थे, उनमें से एक डंडा उठाता है और झरने के पास जाता है। कुछ सोचते हुए उसे झरने की आधी से ज्यादा लकड़ी को झरने के आर पार कर देता है। ऐसा होते ही वो लकड़ी के अंदर एकदम से झरने में से कट लगने लगता है, मगर आदर्श को कुछ नहीं होता क्योंकि उसने लकड़ी को पकड़ा हुआ था और कट से बचने के लिए अपने पैरों में जूते पहले ही पहने हुए थे। ऐसा होते ही आदर्श और डंडे को छोड़कर 4 कदम पीछे हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था यह एक जानता सिर्फ दिखाने के लिए जाना है, मगर इसके चारों तरफ एक जोरदार झटका देने वाला बिजली का कट है। आदर्श फिर दूसरी तरफ दिखे रहे नॉर्मल रास्ते की तरफ जाता है और जैसे ही अपना एक पर उसके पहले ही पड़ाव पर रखता है कि तीरों की बारिश शुरू होने लगती है। आदर्श जैसे ही पीछे जाने लगता है वैसे ही उसके हाथों पर एक तीर लगा जाता है आकर। आशी ये देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, दिखा तुमने एक गलती की और तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई। मुझे तो पहले लगा रहा था कि तुम ज्यादा ही होशियार हो, मगर अब तुम्हारी बेवकूफी देखकर लगा रहा है तुम एक बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। आदर्श अपना एक मुक्का दीवार पर दे मारता है गुस्से में, कि तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है। वो अपने हाथों की तरफ देखने लगता है जहां 3 लगे की वजह से नीला निशान बन रहा था। उसे समझना में देर नहीं लगती कि इस तीर में जहर रखा हुआ था, जो उसके हाथ को सुन करता जा रहा था जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। आदर्श अपने कुर्ते को एक तरफ से फाड़कर उसके कपड़े अपने हाथ में बंद लेता है ताकि जहर और खून दोनों आपस में जल्दी से मिक्स ना हो जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए। आसपास देखने पर उसे दीवार में कुछ गड़बड़ लगती है और उसके पास जाकर ध्यान से देखने लगता है कि तभी इस नीचे से ऊपर तक दिख रही दीवारों की तालों में गड़बड़ नजर आती है, क्योंकि जहां पर सारी तिलों पर फूल पत्ती और तीर की निशाना बने हुए थे वहीं दूसरी टाइल पर सांप का निशान और जहर बना हुआ था, जिसे देखकर आदर्श अपने एक हाथ से उसे दबाता है टाइल को, तो उसे स्टाइल में से एक ड्रॉप बाहर आता है जिसमें कुछ था। आदर्श एक नज़र अपने हाथ पर हुए घाव को देखता है और फिर उसे स्टाइल से बनेकर और जहर के निशान को देखा है जैसे समझकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और कहता है, चाहे दिखने में तुम कितनी भी ज्यादा बेदर्द बन जाओ मगर किसी को दर्द में देखकर रहम ही जाता है। तुमने ऐसी हो तुम मेरी आशी। वही आशी आदर्श की बातों को सुनकर दर्द भरी मुस्कान के साथ रहती है, सही कहा, मैं तुम्हारी तरह बेदिल और बेदर्द नहीं हूं, क्योंकि मुझ में अभी भी एक हिस्सा है जिसमें लोगों के लिए फिक्र और प्यार है। लेकिन ये प्यार और यह फिक्र सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें मैं अपना समझती हूँ, उनके लिए नहीं जिन्हें मैं अपना दुश्मन समझती हूँ और जो मेरे बदले के निशान पर है। उनके ऊपर दया दिखाना मतलब बेवकूफ़ी होती है मिस्टर आदर्श रघुवंशी, और मैं एक बार फिर खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहती। वही आदर्श के स्टाइल को दबाने के कारण तीरों की बौछार भी बंद हो जाती है, जिसे देखकर आदर्श उसे रास्ते पर जाने लगता है। अंदर जाने पर उसे एक और पड़ाव दिखता है जिसमें 2 दीवारों आपस में टकरा रही थी और वापस से पीछे जा रही थी। आदर्श का ये देखकर तो अपना माथा ही चक्कर आने लगता है और कहता है, तुम इतना ज्यादा कब से चालक बन गई, इतनी ज्यादा पावरफुल और सुरक्ष कब कर ली तुमने? यहां पर भी कोई ना कोई पहेली होगी जिसे सुझाने के बाद शायद मैं उसे पर जा सकूं। ये सोचकर आदर्श अपने चारों तरफ देखता है तो साइड में कुछ लिखा होता है, जिसे देखकर तो उसे पढ़ने के लिए जाता तो उसमें लिखा था, चाकी में बनाओ में तुम्हारी चटनी में तुम्हारी जाने हैं उस पर, तो इस कहानी को पूरा रोकने से भी ना रुकोगी, जाओगे तो मर जाओगे, सुलझना है मुझे, रोकना है मुझे तो लौट कर एक सीढ़ी पर जाओ, लाओ मेरे ताले की चाबी और जाओ उस पर, खुद मैंने लिखा है। तो कैसा लगा आपको? आदर्श अपने बालों को गुस्से से नोचते हुए कहता है, मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो वाइफी। आदर्श खुद को शांत करते हुए कहता है, मुझे पहली सुलझाकर अंदर जाना होगा। ध्यान से पढ़ाने के बाद उसे समझ आता है कि इसका क्या उतरा है, जिसे समझना के बाद आदर्श वापस से पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। क्या आदर्श पहुंच पाएगा? उसे पहली को सुलझाकर दानव के पास क्या पहुंचने देगी आशी उसे दानव के पास? और कहां है सिद्धार्थ अभी तक? CH97 सिद्धार्थ आदर्श की जान खतरे में कहानी पसंद आए तो मेरी कहानी को लाइक कमेंट शेयर करें और मेरी लाइब्रेरी में जाकर मेरी और भी कहानी पढ़कर उन्हें सपोर्ट करें।
अब आगे आशी आदर्श को जब पीछे जाते हुए देखते हैं तो वह मुस्कुराने लगती है, रहती है, खुद में ही कहती है मुझे नहीं पता था आदर्श तुम मेरी पहेली को इतनी जल्दी सुलझा लोगे। वही आदर्श झरने के पास खड़ा होकर अपने चारों तरफ ध्यान से देख रहा था कि उसे उसका उत्तर का जवाब मिल सकता है यहीं पर। तभी उसे वो चीज मिल जाती है वही जिसे देखकर आदर्श के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, वही आशी के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल। आदर्श ध्यान से चट्टनों को देखाकर उन्हें एक कर्म में लगने लगता है और जब वो एक सुंदर से फूल का आकर ले लेता है तो पूरी सुनहरी रंग से चमकाने लगता है। तभी एक तेज आवाज के साथ वहां के झराने का बहता पानी रुक जाता है और सामने एक बड़ा सा दरवाजा नजर आता है। ये देखकर आदर्श मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाता है क्योंकि चक्कर ही कुछ ऐसा बुना था आशी ने जो हर तरफ से मौत तय थी अगर कोई दिमाग और शांति से काम ना करे। आदर्श उसे गेट के पास जाता कि तभी वहां के फूल के कटे उसके हाथों में लग जाते हैं और खून की बूंद फूल पर गिर जाती है। वही आशी ये देखकर वाइन का सिप लेकर बोली इतना अक्लमंद काम करने के बाद कर दी मिस्टर आदर्श ने बेवकूफी। आदर्श गेट के पास के बटन को दबाकर अंदर जाता है तो समाने का नजारा देखकर उसकी भौ आपस में सिकुड़ जाती है। समाने दैत्या दानव बंधा था जंजीरों से और उसके आसपास खून कंकल और मांस पड़े थे, कुछ इंसान और जानवर के जो सड़ चुके थे जिसकी गंध बहुत तीव्र थी। वही दैत्या 8.0 थी, वो विशाल शरीर का मालिक था, उसका रूप एकदम दानव की तरह था। आशी ये देखकर बोली चलो जरा अपने अभी के हस्बैंड का हल तो देखो, एक्स हस्बैंड को तो मेरा जेरी ही संभाल लेगा, आखिर कितने दिनों के बाद कोई मिला है उसके अपने साथ खेलने के लिए। ये कहकर आशी दूसरा तरफ का कैमरा ऑन करती है कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का आभास होता है तो बिना पीछे मुड़े ही बोली लगता है आपको रोमांस करना नहीं आता है, जो मेरे कमरे में आकर मुझ पर निगरानी रख रहे हो आप डेड। देवेंद्र जी आशी को घुराते हुए बोले ये तुम अपनी देविका माँ से पूछ लो। देविका की पीछे से आते हुए बोली क्या पूछाना है। आशी मुंह बनाते हुए बोली कि डेड बोल रहे थे कि सिर्फ 9 महीनों में मेरी मेहनत का रिजल्ट पता चल जाए, क्या सही इतनी अच्छी थी परफॉर्मेंस डेड की। देविका जी देवेंद्र जी को घुराते हुए बोली क्या कोई ऐसे सिखाता है अपनी बेटी को। देवेंद्र जी मासूम से बच्चे का चेहरा बनाकर बोले मैंने कुछ नहीं किया, वो तो तुम्हारी बेटी है, इतनी शैतान है तो मैं मुझ जैसे मासूम पति की क्या गलती। वही देवकी जी तो मुंह फूलते हुए बोली एक बच्ची कम थी जो दूसरा बच्चा और मिल गया। ये सुनकर आशी हंसने लगती है। देवेंद्र जी घुराते हुए बोले तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है मुझ पर, एक तो तुम्हारी वजह से अपनी इतनी प्यारी बीवी से डांट सुनना पड़ रहा है। फिर देवेंद्र जी थोड़ा सीरियस होकर आशी से बोला मैंने देखा तुमने क्या किया है उन दोनों के साथ, कहीं तुम्हें ये सब करना भारी ना पड़ जाए। आशी मुस्कुराते हुए बोली खोने के लिए कुछ बच्चा भी तो नहीं ना, और वैसे भी आप चिंता मत कीजिए, मैं जा रही हूँ, इनकी आसान सजा नहीं मिलेगी, मैं इन्हें मरना नहीं तड़पाना चाहती है क्योंकि इनका 2 का बड़ा हाथ है मेरी जिंदगी को बर्बाद करने। और देवेंद्र जी आशिक को समझाते हुए कहते हैं किसी को बर्बाद करने के लिए जरूरी नहीं खुद के पास खुद खोना जरूरी हो, बल्कि हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे खूनी से वो लोग डरे। हम यह नहीं कह रहे आप जो उनके साथ कर रही है वो गलत है, मगर हम ये कह रहे हैं हम नहीं चाहते आप अपने हाथ किसी के खून से रंगे जिसके बाद आपको उसके लिए पछतावा हो। आशी जल्दी से पीछे खड़े होकर देवेंद्र जी के गले लगाते हुए कहती है और चिंता मत कीजिए, हम ऐसा कोई भी कम नहीं उठाएंगे जिससे हमें पछतावा हो, हम सिर्फ यह इसलिए कर रहे हैं इन लोगों को भी वैसे जिंदगी मिले जैसे हमने की है। इन 1 सालों में उनकी कुछ गलतियों के कारण हमारी जिंदगी जहन्नुम बन गई तो अब इन्हें भी थोड़ा सबक मिलना चाहिए। वैसे भी हमें लगता है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि असली तमाशा तो सिर्फ हमें वहाँ देखने को ही मिल सकता है। आखिर हम लाइव देखना चाहते हैं कि कैसे ये दोनों उसे बचेंगे। अपनी मौत को पास देखकर इतना कैसा लगता है इन्हें। जिस दिन हमें लगेगा हमारा इन रिश्तों से मन भर गया है तभी हम इन रिश्तों से अपना ना तोड़ देंगे, क्योंकि दिल लगाने के लिए दिल भी चाहिए होता है जो शायद अब हमारे पास है नहीं। हमारे दिल में किसी के लिए प्यार अब पैन अपना मुश्किल है पापा। देवेंद्र जी मुस्कुराते हुए कहता है मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं, जैसे मेरा तुम्हारी मॉम को पाना नामुमकिन था मगर मुश्किल नहीं, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में किसी का प्यार मिलना मुश्किल नहीं हो सकता। इन दोनों में से तो कोई होगा जो तुम्हारे लिए होगा, जो खुद से ऊपर तुम्हें रखेगा, तुम्हारी खुशियों को मायने रखेगा। जरूर देखना मेरी बातों को सोचकर एक न एक दिन ये बात जरूर सच होगी आशी बेटा। वही जंगल में सिद्धार्थ अपनी टोलिया के साथ आदर्श को ढूंढने में लगा हुआ था कि तभी उसे मुखिया रास्ते में वहां से जाते हुए दिखता है, जिसे देखकर सिद्धार्थ मुखिया के स्तर पर गणतंत्र हुए कहता है वह आदमी कहाँ है जो यहाँ पर जख्मी हालत में आया था, मुझे उसके पास ले चलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुखिया जब सिद्धार्थ को वहां देखा है तो कहता है मैं आपको वहां नहीं ले जा सकता क्योंकि वो आदमी जहां है शायद ही बचकर आए और मैं अब वहां जाकर बाकी लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता।
सिद्धार्थ गुस्से से कहता है, मुझे नहीं पता कि वह आदमी कहाँ है, जिंदा है या मारा, मगर अगर वह मर भी गया होगा तो मुझे उसकी दादा बॉडी जरूर देखनी है। मुखिया कहता है, ठीक है मैं आपको ले जाऊंगा, मगर आप लोग मेरे आदमियों को छोड़ दीजिए कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मैं उन्हें वहां ले जाकर उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं आपको पहले ही सचेत कर रहा हूं, उसके बाद जो भी होगा उसमें हमारी गलती नहीं होगी। अगर जान जाएगी भी तो इसमें आपका ही गलती होगी, और आपकी वजह से अगर किसी की जान गई आदमियों की तो वह भी आपकी ही गलती होगी। ये सुनकर सिद्धार्थ कहता है, ठीक है मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरे आदमी यही तुम्हारे कबीले वालों के साथ रहेंगे, मुझे भरोसा नहीं कहीं तुम कोई गड़बड़ कर दो उसके साथ मिलकर। मुखिया सिद्धार्थ की बातों को मानते हुए जहां आदर्श था वहां ले जाता है उसे, और गुफा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो इसके अंदर गए हैं, इसके अंदर जाना है, अब जा सकते हैं, मगर मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे ऊपर मेरे कबीले की जिम्मेदारी है। सिद्धार्थ में कहता है, मुखिया से मैं जानता हूं आपके ऊपर आपकी फैमिली की जिम्मेदारी है, और साथ में मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि आप मेरी पत्नी के खास लोगों में से एक है। मुखिया सिद्धार्थ की बातों को सुनकर कहते हैं, लगता है आप ही हमारी रानी के पति हैं, माफ कीजिएगा ऐसे आपसे बात करने की, मगर आप भी समझिएगा हमारी मजबूरी, हम किसी को भी इस तरह से इस गुफा में नहीं ले जा सकते क्योंकि हाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। उसे आदमी को हमने समझाया मगर वह मन नहीं, हम आपको भी समझ रहे हैं, यही बात आप मान जाए। सिद्धार्थ मुखिया से कहता है, आप यहां से जाएं, हम नहीं चाहते कि हम दोनों की लड़ाई भी किसी और की जान खतरे में जाए। मुखिया मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप दोनों की लड़ाई में किसी की जान खतरे में जाए ये हो नहीं सकता, आप ही बहुत ज्यादा निक दिल लगाते हैं उनकी तरह, वह भी हमारे लोगों की रक्षा कर रहे और आप भी बुरे नहीं लगता हमें। और हम आप दोनों को पहले ही सचेत कर चुके हैं कि अंदर एक दानव है देते जो किसी को भी देखकर हमला करना जानता है, सिर्फ वह हमारी हुकुम रानीसा के आदेश मानता है, यानी कि आशी मालकिन का। तभी गुफा में से बहुत ही जोरों की दहाड़ की आवाज आती है, जिसे सुनकर सिद्धार्थ कहता है, आप जाइए, आपकी जान खतरे में पड़ सकती है, मैं अंदर जो भी खतरा होगा उनसे निपट लूंगा। सिद्धार्थ जब अंदर जाता है तो देखा है दो तरफ के रास्ते हैं, जहां पर एक रास्ता खुला हुआ है जिसके अंदर से दरवाजा दिख रहा है और शायद आवाज भी उसी तरफ से आ रही है, और नीचे कुछ खून की बूंदें भी हैं। सिद्धार्थ समझने में देने लगते इसी रास्ते पर आदर्श गया है। सिद्धार्थ नहर की राशि जब उसे गुफा में जाता है, गेट के पास खड़े होकर देखते तो अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस वक्त उड़ते दाना अपनी जंजीरों से आजाद हो चुका था और आदर्श में हमला कर रहा था। आदर्श पहले से ही थोड़ा घायल था और गुफा की पहेलियां को सुझाने के चक्कर में और घायल हो चुका था। जैसे ही धरती दानव एक और हमला आदर्श की तरफ करने लगता है, वैसे ही सिद्धार्थ बीच में आकर एक लोहे की छड़ को लगाकर उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, जिसे रोकना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। आदर्श दैत्य दानव को हमला करते हुए नहीं देखा है तो अपनी नजरें उठाकर ऊपर की तरफ देखा है तो सिद्धार्थ उसके सामने खड़ा हुआ था, दैत्य दानव का हमला रोकते हुए। आदर्श खड़े होते हुए सिद्धार्थ से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने मुझे बचाया क्यों? सिद्धार्थ उसी से कहता है, मैंने तुम्हें नहीं बल्कि इन कबीले वालों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या जरूरत थी यहाँ आने की जब मुखिया ने मना किया था? आदर्श भी वही कहता है, अगर तुम यहाँ आए हो तो जरूर मुखिया ही तुम्हें यहाँ लाए होंगे, तो तुम्हें भी आने को मना किया था, तुम यहाँ क्यों आए? सिद्धार्थ आदर्श के सवालों का जवाब देते हुए गुस्से से कहता है, क्योंकि यह लोग मेरी पत्नी से जुड़े हुए हैं और मैं उन लोगों को कोई भी खतरा पहुंचाने नहीं दे सकता, खास तौर पर तुम्हारी वजह से, जो उसकी वजह से पहले ही आशी हट ज्यादा है हो चुकी है, और मैं तुमसे लड़ने के मूड में नहीं हूं। पहले इस देते दानव को रोको, क्योंकि तुम्हारी वजह से लगता है ये ज्यादा ही गुस्से में है। ऐसा क्या किया तुमने? आदर्श गुस्से से कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, जब मैं आया तो पता नहीं अचानक से इसने मेरे ऊपर हमले करने की कोशिश की। सिद्धार्थ गुस्से से कहता है, बिना बात की तो ये हमला नहीं करेगा ना, कुछ तो किया होगा, याद करो ढंग से। सिद्धार्थ की बातों को सुन आदर्श को याद आता है कि इसकी हाथों में लगी खून की बूंद जब जमीन पर तप तप की आवाज कर रही थी, उसके साथ ही उसको गुस्सा बढ़ रहा था देते दानव का, और वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। सिद्धार्थ की आवाज आदर्श के कानों में जाती है, लगता है तुम्हारे अंदर से आए खून की खुशबू के साथ वो अजीब से फूलों की खुशबू जो आ रही है, उसके कारण ही यह सब हो रहा है, उसके कारण यह इतना आक्रमण कर रहा है आक्रामित होकर। आदर्श को भी इस दर्द की बात सही लगती है और कहता है, लगता है तुम सही कह रहे हो, मेरे खून और उसे खुशबू की महक दोनों ही इसका गुस्सा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सिद्धार्थ गुस्से से कहता है, वो तो कोई नई बात नहीं है, पहले तुम लोगों को गुस्सा और हट करते थे, अब तुम्हारे कारनामे और तुम्हारा खून भी वही काम करना शुरू कर दिया है। आदर्श कहता है, ये बात करने का समय नहीं है ना कि एक दूसरे पर एग्जाम और लड़ने का, ये सोचना है कि हम इसे रोकेंगे कैसे। इस वक्त आशिक को हम अपनी मदद के लिए बुला नहीं सकते क्योंकि मैं उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। सिद्धार्थ गुस्से से कहता है, इसका मतलब तुम कह रहे हो कि मैं अपनी पत्नी की जान खतरे में डालना चाहता हूं और इस यहाँ बुलाना चाहता हूं?
मैं इस वक्त आशीविल से निकालकर जंगल के रास्ते में जाने वाले रास्ते पर थी और वो लैपटॉप पर बड़े आनंद के साथ एक्सेप्ट लेकर लैपटॉप पर आदर्श और सिद्धार्थ के भाईचारे को देख रही थी और मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, मुझे तो लगा था तुम दोनों में इसके बाद और बड़ी दुश्मनी होगी, मगर लगता है मेरा ये दावा भी थोड़ा उल्टा पड़ गया है। इसके कारण तो तुम भाईचारे पर उतर आए हो, लेकिन मेरे रहते हुए ये भाईचारा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। तुम दोनों की इस लड़ाई और जंग में मैं बहुत कुछ खोया है, अपना परिवार, अपना मान सम्मान, अपना बच्चा, तो तुम्हें भी बहुत कुछ खोना होगा। वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ खून भी पिसता है, वैसे ही तुम्हारे साथ बाकी लोगों को भी पीसना होगा। जो मेरे दर्द की जिम्मेदारी, जिन्होंने मेरी खुशी छीनी है, उन्हें भी सजा मिलेगी। क्या दैत्य दानव का देगा आदर्श और सिद्धार्थ का खात्मा, या सही टाइम पर पहुंचकर आशी बचा लेगी? दोनों की जान कैसे मिटाएगी इस भाईचारे को? आशी कैसे लेगी बदला? क्या होगा वहां पहुंचने पर? CH98 आशी सिद्धार्थ आदर्श पर हुआ हमला। कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरी नोवेल को और भी सपोर्ट करें, और लाइब्रेरी में जाकर मेरी रिपोर्ट की और भी स्टोरी पर, और साथ में कई रोमांटिक स्टोरी है वह भी पढ़ सकते रिवेंज के साथ। 3000 शब्दों का चैप्टर है, तो लाइक कमेंट कर देना। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे सिद्धार्थ और आदर्श दैत्य दानव से खुद को बचा रहे थे, साथ में उसे लड़ भी रहे थे। अब आगे आदर्श और सिद्धार्थ आज पहली बार अपनी दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे। वही दैत्य दानव इस बार कोई भी रहम नहीं खा रहा था दोनों के ऊपर, सिर्फ उन दोनों को मारना चाहता था, या शायद उसे फूल की खुशबू के कारण वो उत्तेजित हो रहा था, अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा था। सिद्धार्थ आदर्श से कहता है, आदर्श हम इस ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि हम दोनों अब ज्यादा जख्मी, और खास तौर पर तुम। अगर ऐसा ही चला रहा तो ये हम दोनों को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इस लड़कों के और इसे निपटने का कोई रास्ता ढूंढ सके। आदर्श कहता है, मुझे पता है, मगर अभी हमें इसे लड़ना होगा क्योंकि हम इसे इस गुफा से बाहर नहीं ले जा सकते। हमारे रहते हुए हम उन कबीले वालों की जान खतरे में नहीं डाल सकते, और वैसे भी की गलती मेरे से हुई है तो सुधारूंगा भी मैं। तुम यहां से चले जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। सिद्धार्थ गुस्से में कहता है, भले ही गलती तुमसे हुई है, मगर मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। इतना भी कर नहीं हूं मैं, समझ में आए बात? आदर्श कहता है, तभी तो तुमने पीछे से हमला करके मुझे खाई में धकेलने की कोशिश की। सिद्धार्थ कहता है, जंग और इश्क में सब जायज होता है, ये तुम भी जानते हो, और मैं अपनी बीवी को अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। उसके सिवा अपनी जिंदगी में किसी को आने भी नहीं दिया। आदर्श कहता है, क्या तुम मुझे डांट मार रहे हो? भले ही मैं त्रिशा को अपनी जिंदगी में रखा, मगर कभी भी उसे आशिक हक नहीं दिया। मेरी मजबूरी थी तब, अब जब सबके सामने सच आ गया है तो आशु मुझसे दूर जाना चाहती है। उसे लगता है मैंने उसे धोखा दिया। कहीं ना कहीं उसकी बात भी सच है, मेरी वजह से हमारा पहला बच्चा मारा। अगर मैं उसके साथ होता तो शायद आज हमारा बच्चा हमारे पास होता, उसके अंदर सांस ले रहा होता। सिद्धार्थ कहता है, वो पेस्ट की बातें हैं, अब वो तुम्हारी नहीं मेरी पत्नी है, तो उसके बारे में सोचना बंद कर दो क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी मेरी पत्नी को उसे नजर से देखिए। उसके बारे में कुछ सोच, या उससे कोई भी तरह का रिश्ता बनाने की सोच। आदर्श कहता है, बल्कि तुम दोनों का रिश्ता हो, मगर यह मत भूलो कि उसके साथ मेरा दिल का रिश्ता है, और दिल के रिश्ते कभी टूटे नहीं। तुम भी अच्छे से जानते हो और मैं भी अच्छे से जानता हूं कि उसने शादी तुमसे सिर्फ बदले के लिए की है, वह भी मुझे। भले ही वह मुझसे बदला ले रही, मगर चोट खुद को पहुंचा रही है। सिद्धार्थ हंसते हुए कहता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, वह खुद को चोट नहीं बल्कि तुम्हें चोट पर जा रही है क्योंकि तुमने भी उसके साथ ऐसा ही किया था। उसके रहते हुए किसी और को उसका हक दिया। यह मत बोलो उसी की वजह से तुमने उसके बच्चे को मारा, गलती से ही सही, मगर कातिल हो तुम उसके बच्चे के। आदर्श कहता है, तुम्हारी एक एक बात सच है, गलती मानता हूं, और सर जब पत्नी की भी तैयार हूं, मगर उससे दूर जाकर नहीं, उसके पास उसके साथ रहते हुए, और वह हक में किसी को नहीं दूंगा कि हम दोनों के बीच में आकर हम दोनों के रिश्ते पर उंगली उठाए। सिद्धार्थ कहता है, ये तो वक्त ही बताया किसके दिल में क्या है, कौन क्या करना चाहता है। फिलहाल तो मुझे इस डेट से पीछे छुड़ाना होगा, ये सब तुम्हारे ही कारण है। आज क्या जरूरत थी इस गुफा में आकर इस उकसाने की? आदर्श चिढ़ते हुए कहता है, मुझे तो मजा आता है ना लोगों को गुस्सा आने में, तुम्हारा ही कहना है तो सोचा क्यों ना इससे भी थोड़े पंजी ले लिया जाए। वे फालतू की बातें कर रहे हो, मुझे क्या पता था उसे फूल और मेरे रक्त के कारण इतना गुस्सैल हो जाएगा कि मेरे ऊपर हमला करने लगेगा। सिद्धार्थ कहता है, अगर किसी बात की समझ ना हो तो उसे नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम यही होता है। आदर्श कहता है, तुम मेरी मदद करने आए हो या मुझे सुनने? तभी वहां गुस्से से एक भारी आवाज आती है, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? दोनों एक साथ पीछे देखते हैं तो आशी खड़ी थी वह पर। आदर्श और सिद्धार्थ एक साथ बोले, आशिक तुम यहां से जो खतरा है या तुम्हारे लिए? आशी गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे इस जगह आने की, और यह क्या हुआ है? मेरी जारी को इतना ज्यादा क्यों गुस्सा है? क्या किया है तुम दोनों ने इसके साथ?
आदर्श गुट हुए आशी से कहते तुम्हें इस चेरी की पड़ी दिख नहीं रहा, इसने मेरी क्या हालत करी है। आशिक गुस्से से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी चेहरे के ऊपर इल्जाम लगाने की, जरूरत तुमने ही कुछ किया होगा वरना मेरा जारी कभी भी किसी पर मतलब हमला नहीं करता। सिद्धार्थ कहता है आशीष से तुम क्या मुझे बचाने आए हो, तुम फिक्र मत करो मैं ठीक हूँ, आज से तुम जाओ वरना क्या पता ये तुम्हारे ऊपर भी हमला कर दे। आशिक गुस्से से कहती है खबरदार, जो तुमने एक शब्द भी कहा और तुम क्या मेरे सेमरी पर हमला कर रहे हो, मेरी सारी को छोड़ो और निकले तुम दोनों यहाँ से। मुंह बनाते हुए कहता है थोड़ी तो इज्जत कर लो अपने पति की, किसी और के सामने देखो तुम कैसे किसी अनजान आदमी के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। सिद्धार्थ की बातों को आशिक मुंह बनाते हुए कहती इतनी इज्जत की पड़ी है तो क्यों अपनी सोच के साथ लड़ रहे हो, छोड़ दो उसे करने के लिए और चलो जल्दी यहां से निकले, वरना मेरी जेरी को लगता है भूख लगी है, दोनों में से एक कोई उसका पूजन जरूर बनोगे, आज ये तो एक बनेगा या प्रेजेंट, अब तुम सोच लो दोनों में से किसको उसका भोजन बना है। आदर्श गुस्से से क्या आता है, तुम पागल हो गई हो क्या, तुम इस पल देते दानव के लिए हमें डांट रही है ऊपर से और कह रही हूं हम दोनों में से इसका कौन सा भोजन बनेगा। लगता है इसके साथ तुम्हें भी पागल खाने भेजना पड़ेगा, एक तो ये पागल जो हम पर हमला कर रहा है बेमतलब और एक तुम इसके साथ रहने के दिमाग खराब करने वाली बात कर रही हो आशी। आशिक गुस्से से गोट हुए कहती है लगता है मेरी जेरी पर तुम दोनों की संगति का असर हो गया है कुछ मिनट में, वरना देखो जो इतनी देर से शांत रहता था आज तुम दोनों की संगति में आगे पागल खाने जैसी हरकत कर रहा है। इसे तो यही साबित हो गया है आज जो भी तुम दोनों के साथ रहेगा वो जरूर एक दिन पागल हो जाएगा, एक दिन शायद मैं भी पागल हो जाऊं, तुम दोनों के चक्कर में पता नहीं चलता कि तुम दोनों में से इंसान भला चंगा कौन है, दोनों को देखने पर ही लगता है एक दूसरे के भाई हो, आखिर ये भी तो एक ही पागल खाने से होंगे। आदर्श और सिद्धार्थ एक साथ चिल्लाते हुए बोले हम एक दूसरे के भाई कभी नहीं हो सकते, हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। आशी हंसते हुए बोली तभी तो एक दूसरे की जान बचाने में लगे हुए पगलों की तरह। आदर्श गुस्से से कहता भले ही हम दुश्मन हैं मगर इस वक्त हमें जरूरत है एक दूसरे की, और वैसे भी हम नहीं चाहते हमारी वजह से ये देते दान ज्यादा ही आतंक मचाए, अगर हम दोनों ने इसे यहीं पर छोड़ दिया तो शायद ही बाहर जाकर सब कुछ टेस्ट कर दे और शायद किसी को चोट भी पहुंचा दे। आशी रहती है अच्छे विचार है, यही विचार अगर किसी इंसान की फीलिंग को खिलवाड़ करने के साथ होते तो कितना अच्छा होता, लगता है मेरे जेरी को भी तुम्हारा असली चेहरा पता चल गया है, तभी तो देखो सिर्फ तुम पर ही ज्यादा हमले किए हैं, और वैसे भी तुम्हारे इस तरह लड़ने से वो शांत नहीं होगा और उग्र हो रहा है, तो लड़ना बंद करो दोनों तुम और निकलो यहाँ से। आदर्श कहता है तुम मानती क्यों नहीं हो मेरी बात, तुम जाओ यहाँ से, इतनी जिद क्यों करती हो, पहले तो इतनी जल्दी नहीं थी, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो गई हो, किसी का असर हो चुका है तुम्हारे ऊपर। सिद्धार्थ कहता है मुझे ताने मारने से अच्छा है अपने काम पर ध्यान दो। आशिक रहती है तुम दोनों लड़ना बंद करो और निकलो यहाँ से, वरना यह आज तुम्हारी चटनी बनाकर ही रहेगी, जिस हिसाब से ही तुम पर हमला कर रहा है ना लगता नहीं है तुम्हारे इस तरह बचाव करने से ज्यादा अधिक तुम इसके सामने टिक पाओगे, और वैसे भी लगता है तुम बेवकूफ होने सारे सिक्योरिटी चक्र तोड़ दी है, अब वैसे भी इसे बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता, इससे अच्छा है अपनी जान बचाओ और निकलो यहाँ से। आदर्श कहता है अगर इतना ही पता था कि इतना उत्तम आतंक वाला जानवर है तो तुमने इसे यहाँ बांधकर पालकर क्यों रखा, और इतने सारे हड्डी मांस की क्या है, क्या तुम इसको हर वक्त भोज देकर पाल रही थी ताकि एक दिन किसी और का भोजन बन सके या किसी को बर्बाद कर सके। आदर्श की बातों को सुन आशिक गुस्से से कह दिया पहले तो सोचा नहीं था, अगर सोच रही हूँ क्यों ना तुम दोनों को ही यही छोड़ दूं ताकि तुम दोनों का ही भोजन कर ले, तुम दोनों ने वैसे ही मेरा दिमाग खराब कर रखा है, मेरी जिंदगी में आकर एक है जो पागलपंती में माहिर है और दूसरा मेरी बात मानता नहीं, अपनी माँ की मर्जी करता है। तभी देते दानव एक तेज सा हमला करता है जिसे आदर्श और सिद्धार्थ दोनों ही पीछे गिर जाते हैं और देते दानव आशिकी की तरफ बढ़ने लगता है। आशी देखकर समझ जाती है कि वह अभी भी उसके कंट्रोल में है, इसलिए वह अपनी आंखों से इशारा करके खुद पर हमला करने के लिए कहती है, जिसे समझ कर देते दानव भी वैसा ही करता है, आशिकी तरह हमला करने के लिए बढ़ता है कि तभी सिद्धार्थ और आदर्श कहते हैं एक साथ आशीर्वाद हो तुम पर हमला कर देगा। ये देखकर आशिक रहती है तुम मुझे मत सिखाओ क्या करना है क्या नहीं, जब तुम लोगों को कह रही थी भागवत तब तो तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हें उसके गुस्से को बढ़ा दिया, अब मैं इसे छोड़कर अकेले तो नहीं जा सकती ना, वरना ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा बाकी लोगों के लिए। सिद्धार्थ कहता है आशीष से आशीष जिद मत करो, बचाओ मेरी बात बन जाओ। आशीष चलते हुए कहती है मैं तुम्हारी कोई बच्चा नहीं हूँ, समझ में आए तुमने कोई मुझे पैदा नहीं कर रखा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, क्या मुझे गोद लेकर अपनी बच्चा बनाने का इरादा है। आदर्श गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम पागल हो गई हो, इस वक्त भी तुम्हें बेफिजूल की बातों पर ध्यान देने का टाइम है, यहाँ से भागो पड़ना सच में वह तुम्हें मार देगा। आशी जैसे ही एक कदम देते दानव की तरह बढ़ने लगती है वैसे ही देते दान एक पंचशील के कंधे पर मरता है जिसे आशीर्वाद से लग जाती है गिरकर।
आदर्श और सिद्धार्थ दोनों ही एक साथ आशी की तरफ बढ़ते हैं और उसके एक एक कंधे से उठाते हुए रहते। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो, देखा ना उसने तुम्हें चोट पहुंचा। सिद्धार्थ गुस्से से कहता है कि तो तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम यहाँ नहीं आते तो ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही आशी को चोट लगती। तुम्हारी वजह से हर वक्त मेरी बीवी मुसीबत में पड़ती रहती है, डर रहा करो तुम उससे। आशी जब उन दोनों को लड़ते हुए फिर से देखती है तो मन में ही एकदम स्माइल करते हुए कहती है, तुम दोनों की चाहत एक है तो लड़ने की वजह भी एक ही होगी, और वो वजह मैं बनूंगी। ध्यान और थोड़ा सा और फूट डालने की जरूरत है। देते दानव उनके पास आ रहा था। ये देखकर आदर्श कहता है, ये सब बातों का समय नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि पहले हम दो ही थे, अब आशी भी हमारे साथ है, हम उसकी लाइफ फिक्स में नहीं डाल सकते। ये कहकर जैसे ही आशिक को गोद में उठने लगता है, सिद्धार्थ कहता है, खबरदार, जो मेरी बीवी को हाथ भी लगाया, मैं खुद अपनी बीवी का ध्यान रख सकता हूँ। ये कहकर सिद्धार्थ आशिक को अपनी गोद में उठा लेता है। वही आदर्श अपने हाथों की गुस्से से मुट्ठी बना लेता है और कहता है, एक दिन होगा जब मैं तुमसे अपनी चीज वापस हासिल कर लूंगा सिद्धार्थ रॉय, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वही आशी मुझे इसी दोनों की लड़ाई को देख रही थी। उसे इस वक्त दिल में सुकून महसूस हो रहा था, मगर कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उसे डर था कि यही वो कुछ गलत तो नहीं कर रही थी, अगर फिर भी अपने बदले के चक्कर में वो इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शायद यह उसके बीते कल की ही परछाई थी जो उसके आज पर पड़ रही थी, जो उसके रास्ते को छोड़ना नहीं चाहती थी, ना ही वह एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। आदर्श, सिद्धार्थ, आशीष जब तीनों उसे गुफा से निकलते हैं तो सामने एक बड़ी सी ही गैंग दिखाई देती है बंदूक के लिए। ये देखकर सिद्धार्थ गुस्से से कहता, अब ये कौन है? तो आशिक कहती, तुम दोनों के पल का नतीजा है। आशी गुस्से से कहती है, तुम्हारे वो गुप्त दरवाजा खोलने के चक्कर में यह उन लोगों को पता चल चुका है कि डेथ दानव यहाँ है। कई सालों से मैंने उसे यहाँ छुपा कर रखा हुआ था। इन लोगों से अब तुम्हारी वजह से होगा, ये सब तुम्हारी वजह से, सबकी जान खतरे में जाएगी। तुम्हें पता है अब उनके साथ क्या होगा? सब तुम्हारी वजह से है, और अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आदर्श। सिद्धार्थ कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, हमारे आदमी हैं कहीं फैले हुए हैं, हमारी हेल्प के लिए आ जाएंगे। आशी रहती है, तुम्हें लगता भी है इन लोगों ने उन्हें छोड़ होगा? आशु रहती है, अब मुझे नहीं लगता, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वैसे भी लगता है ये लोग यहाँ पर हमला करने के लिए आए, और मैं नहीं चाहती अब कोई भी और इस हमले में घायल हो। बाकी सब शायद देते दानव सवाल पहले ही वो मेरे कंट्रोल में ना हो, मगर वो इन लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। तब तक हम रास्ता ढूंढ लेंगे बचने का। तभी उसका मुखिया, जो कि इस वक्त यहाँ आया था, एक कंपनी का, जिसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए देते दानव की जरूरत थी, और शायद ही आशिक को पहले ही मालूम था। आशिक चाहती थी कि वो लोग सामने आए, आज एक साथ ही वह अपनी दुश्मनों का खत्म करे। दैत्य दानव भले ही उसके इशारों को समझ चुका था, पहले ही उसने इशारा करके उसे आदेश दे दिया था, उन तीनों के अलावा जो भी उसे हम करे उसे मौत के घाट उतार दे। सामने खड़ा सीईओ एक कंपनी का था, जिसे एक फ्लैट के लिए देते दानव की जरूरत है। वो गुस्से से कहता है, हमें वह देते दानव दे दो, वरना तुम लोग जा पाओगे। आशी रहती है मुस्कुराते, अगर हिम्मत है जाकर तो अंदर से उसे खुद ले लो, अगर ले पाए तो। सिद्धार्थ और आदर समझ चुके थे से आशी क्या करना चाहती है। देते जब किसी के कंट्रोल में नहीं था, अगर ये लोग उसे बात करने गए तो शायद इन लोगों को भी जान से मार दे। वो आदमी कहता है, लगता है इतनी जल्दी ही तुमने हार मान ली, तभी तो देखो हमारी ताकत के आगे। तभी उसे देते दानव को देने के लिए तुम तैयार हो गई, जिसे पाने के लिए हमने पता नहीं तुमसे कितनी बड़ी डील करनी चाहिए। मगर चलो, देर आए दुरुस्त आए, तुम्हें समझ तो आया कि हमसे पंगा नहीं ले सकती तुम। मगर यह मत सोचना कि तुम हमें इतनी आसानी से यहाँ से जाने देंगे। अब की तुम्हारी वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी अपनी जान देकर। तभी आदर्श खुशी से कहता है, खबरदार, जो उसकी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आदमी हंसते हुए कहता, मैं तो डर गया तुम्हारी इस धमकी को सुनकर। सिद्धार्थ कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा अगर हम में से किसी को भी कुछ हुआ तो। सिद्धार्थ की बातों को सुन आदमी हंसते हुए कहता है, लगता है एक लड़की के दो आशिक है। वैसे हमें यह नहीं पता था कि तुम्हारे इतने अच्छे शौक है, अगर बता देती तो हम क्या काम थे, हम भी तुम्हारे आशी में शामिल होना चाहते हैं। इस सुनकर सिद्धार्थ और आदर्श की मृत्यु कर जाति में आशिक हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो जानती थी अगर अभी उसने कुछ कहा या अपने गुस्से को बाहर ले तो उसका प्लान खराब हो सकता था। इसलिए वह आप और सिद्धार्थ को कुछ न करने का इशारा करती है और उसे वहां से निकलने के लिए कहती है। तभी बाहर आकर दम मचाने लगता है और सभी चीजों को तोड़फोड़ करने लगता है। ये देखकर आशीर्वाद से शहर की ओर निकल जाते हैं और वह आदमी अपने आदमियों के साथ देते दोनों से लड़ने लगता है।